सो हेलो एवरीवन, और अब अपनी सीरीज में अपन आज इंड एएस 103 का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। और इस चैप्टर के इस बार आने की प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है ये बार आएगा 10 to 14 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। और ये काफी अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर भी है मेरे हिसाब से। तो मैं इसे टफ इसलिए नहीं मानता बिकॉज भले ही लेंदी है बट इसके कंसेप्ट बहुत यूनिक हैं। और यूनिक क्या मतलब, बहुत बोल सकता हूँ लॉजिकल है इस वजह से। और इस चैप्टर में मैं आपको बोलूँ तो अपन वही चीज अपना FRNHD, इससे पहले टेलीग्राम पर जो मैंने सारे रिसोर्सेज आपको शेयर करके रखे हैं, आई होप आपने देखे होंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए मैं बता दूं, बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़े बिना आप कंसोलिडेशन में नहीं जा सकते, ये मेरा मानना है। बाकी इसलिए इसके बाद मैंने कंसोलिडेशन का रिवीजन रखा हुआ है। सो आज हम ट्राई करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का पार्ट 1 पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे, और 2 पार्ट्स में ये वीडियो रहेगा आपके पास। तो ये पहला पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एएस 103 IFRS 3 की तर्ज पर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, हम पूरा रिवीजन जो करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और जो छोटी मोटी चीजें होंगी उन पे अपन थोड़ा बहुत फोकस करेंगे बिकॉज ऑफ दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके अलावा हमारा पूरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा बिकॉज ये चैप्टर काफी लेंदी है। मॉड्यूल में अगर आप देखने जाओगे तो अराउंड 156 पेज में दिया हुआ है ये। लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए। सो बिजनेस कॉम्बिनेशन इंड एएस 103, इसमें मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बताई थी, और उस डेफिनेशन में मैंने 3 चीजें आपको आइडेंटिफाई कराई थी कि भाई बिजनेस का मतलब क्या होता है। एनी प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू इनपुट हैज एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट। तो यहां प्रोसेस, इनपुट और आउटपुट को अपन ने समझा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना खास नहीं है, बट अगेन हमें सबसे पहले जो समझना चाहिए दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, तो व्हेन एन एंटिटी obtains control over another business, एक एंटिटी कंट्रोल लेती है किस पे, अनदर बिजनेस। सर अनदर बिजनेस, तो यहां बिजनेस की डेफिनेशन जो मैंने आपको यहां बताई कि एनी प्रोसेस व्हेन अप्लाइड टू इनपुट हैज एबिलिटी टू जनरेट आउटपुट्स, ये इंड एएस 103 की डेफिनेशन थी। प्रोसेस क्या होता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज। इनपुट का मतलब असेट प्लस पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वर्कफोर्स। आउटपुट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिडक्शन इन कॉस्ट और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सेट्रा। ठीक है, इस पे अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझने के लिए अपने को चीजों को समझना पड़ेगा, और उसको थोड़ा सा अपन टाइम लेंगे। यहाँ पे बेसिक्स, ये चीज जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर अनदर बिजनेस, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनको अपन तोड़ते चले जाएंगे इन फ्यूचर, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एंटिटी का मतलब ऐसी एंटिटी जो क्या कर रही है, कंट्रोल ऑब्टेन कर रही है। कंट्रोल ऑब्टेन कर रही है कैसे, ओवर अनदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस पर। तो एंटिटी यहां पे कौन हो गया, जो कंट्रोल ऑब्टेन कर रहा है उसको अपन बोलेंगे एक्वायरर। एंटिटी मींस एक्वायरर। एक्वायरर मतलब जो परचेज कंसिडरेशन, कहीं ना कहीं आपने बचपन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 पढ़ा था, अमालगमेशन। अमालगमेशन से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर ये इंड एएस है। तो यहां पर एंटिटी का मतलब हो रहा है एक्वायरर। अब एक्वायरर दो तरीके से इंड एएस 103 में डिफाइंड है। पहला, ऐसी एंटिटी जो पीसी पे कर रही है, और दूसरा और मतलब चॉइस में, या फिर ऐसी एंटिटी जिसके पास कंट्रोल आ गया। इसने पीसी नहीं पे किया, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन ना पे किया, नहीं पे किया, फिर भी कंट्रोल आ गया, ओहो, तो भी ये एंटिटी हो जाएगी एक्वायरर। सर कौन सी एक्वायरर, इंड एएस में 2 नाम है। पहली बात तो एक एंटिटी जब कंट्रोल टेक ओवर करती है, कंट्रोल टेक ओवर करना मतलब आप एक्वायरर हो। अब आप कौन से एक्वायरर हो, लीगल एक्वायरर हो या अकाउंटिंग एक्वायरर हो, ये समझना जरूरी है। तो जो एंटिटी पीसी पे करती है, परचेज कंसिडरेशन पे करती है टू अनदर एंटिटी जिसपे कंट्रोल स्थापित हो रहा है आपका, वो कहलाती है लीगल एक्वायरर। और लीगल इस केस में, किस केस में, जब एक्वायरर पीसी पे करता है तो वो कहलाता है लीगल एक्वायरर, एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कंट्रोल क्यों आपके पास आ गया, ठीक है। बट ऐसी एंटिटी जिसने पीसी पे नहीं किया लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में आ गया, कैन आई से ही इज नथिंग बट अकाउंटिंग एक्वायरर बट नॉट लीगल
एक्वायरर। यहां पे वो लीगल एक्वायरर नहीं होगा लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर होगा। इस केस में आपको समझ में आ गया कि ऐसी एंटिटी जिसने कंट्रोल ऑब्टेन करने के लिए पीसी पे किया तो उसके पास कंट्रोल आ गया, तो ये हो जाएगा लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर। गॉट इट। बट ऐसी एंटिटी जिसने पीसी पे नहीं किया लेकिन फिर भी कंट्रोल उसी के पास में आ गया, तो वो इंड AS 103 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग एक्वायरर। दैट इज लीगल एक्वायर। इस केस में लीगल एक्वायरर डज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर। क्यों? क्योंकि लीगल एक्वायरर आप तभी बनते हो जब आपने पीसी पे किया है, लेकिन इस केस में क्या आपने पीसी पे किया नहीं, बट कंट्रोल आ गया, तो कंट्रोल आने की वजह से आप अकाउंटिंग एक्वायरर बन गए। सर ये कैसा, ऐसा कुछ केस बताओ। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं रिवर्स एक्विजिशन, नाम सुना सा होगा। रिवर्स एक्विजिशन, मान लो एक हर्ष लिमिटेड है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, वो टेक ओवर करता है एचडी लिमिटेड, ठीक है। तो एक है मिस्टर हर्ष लिमिटेड, एक कंपनी है जो एचडी लिमिटेड को टेक ओवर करती है। हर्ष लिमिटेड के बाद टेक ओवर के पहले 100 शेयर्स थे, लेकिन अब जब ये टेक ओवर करेगी तो मुझे बताओ एचडी लिमिटेड की जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी तो कुछ पे करना पड़ेगा, तभी तो इसमें कंट्रोल आप ले पाओगे। सो कंट्रोल लेने के लिए हर्ष लिमिटेड ने एचडी लिमिटेड को 200 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पीसी पे करने के लिए आपने कितने शेयर्स इशू करे, 200 शेयर्स अगर आपने इशू कर दिए तो पहले आपके पास 100, हर्ष के पास 100 थे और प्लस 200 और आ गए, तो कितने टोटल हो गए, 300। अब ये मुझे बताओ जो 300 शेयर्स हैं हर्ष लिमिटेड में, इसमें से 200 पे कंट्रोल किनका है, एचडी लिमिटेड का। कहना इसे पीसी पे हर्ष लिमिटेड ने किया है, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर कंट्रोल एंटिटी का किसके हाथ में चला गया, एचडी लिमिटेड के हाथ में। तो इस केस को अपन बोलते हैं रिवर्स एक्विजिशन। यहां पर लीगल एक्वायरर कौन होगा, सर यहां पर इस केस में लीगल एक्वायरर होगा हर्ष लिमिटेड और अकाउंटिंग एक्वायरर एचडी लिमिटेड। इज दैट क्लियर टू यू? सर ये कब होगा, ये रिवर्स एक्विजिशन के केस में होगा। डायरेक्ट एक्विजिशन होता है तो यहां लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर दोनों एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने पीसी पे किया कंट्रोल भी उसी के हाथ में है। गॉट इट? ओके, आगे आते हैं। सर एक और एग्जांपल, मैंने एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है, बाकी अगर आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं आगे के लिए। सर एक वर्ड अपन ने और देखा था बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में, एंटिटी तो समझ में आ गया, और ऑब्टेन करती है क्या, कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? तो कंट्रोल इंड AS 103 में डिफाइंड नहीं है, बट इसके लिए अपने को रेफर करना पड़ेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सब्सिडरी। यहां पर इस इंड AS 110 में कंट्रोल की डेफिनेशन दी हुई है, और कंट्रोल की डेफिनेशन में इंड AS बोलता है कि कंट्रोल कब आएगा किसी एंटिटी के पास, जब वोटिंग राइट्स मोर देन 50% along with पावर आ जाए किसका, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन का पावर एज वेल एज वोटिंग राइट्स 50% से ज्यादा आपके पास आ गए, मतलब आपके पास एंटिटी का कंट्रोल आ गया। ठीक है, जब हम यहां वोटिंग राइट्स की बात करेंगे तो वोटिंग राइट्स में इंक्लूड हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी करेंगे। सर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब ये होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो आज की डेट में इक्विटी शेयर्स नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कन्वर्जन के ऑप्शन है उनके पास, और कन्वर्जन का ऑप्शन अगर एक्सरसाइज होता है तो वो भी इक्विटी शेयर्स में तब्दील हो जाएंगे, मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर ऐसा केस हुआ तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स में काउंट होंगे अगर ऐसा केस है। तो सर फॉर एग्जांपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का मतलब शेयर वारंट्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो ऐसे शेयर वारंट जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इनके पास ऑप्शंस हैं। गॉट इट? लेकिन ये कन्वर्ट कब होंगे? सर जाहिर सी बात है, आपको इस चीज पे फोकस करना है कि जब एक्सरसाइज प्राइस कम हो और मार्केट प्राइस ज्यादा हो शेयर्स की। सर एक्सरसाइज प्राइस कम मतलब, एक्सरसाइज प्राइस मतलब शेयर होल्डर्स को पे कम करना है, मतलब जिनके पास शेयर वारंट्स हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं उनको पे कम करना है, और आगे जाके उस शेयर की जो बदले में शेयर मिल रहा है उस शेयर की मार्केट वैल्यू ज्यादा है, तभी वो क्या कहलाएंगे, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज, तभी वो ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे। अगर ऐसा हुआ कि एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो वो ऑप्शन कभी एक्सरसाइज ही नहीं होंगे, और अगर वो एक्सरसाइज ही नहीं होंगे तो फिर वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर ही नहीं होंगे। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होते हैं? सर वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन है आगे जाके कन्वर्ट होने का इनटू इक्विटी शेयर होल्डर। सर एक और चीज ये काय में इंक्लूड होते हैं, वोटिंग राइट्स जब हम कंसीडर करेंगे मोर देन 50%, अलॉन्ग विथ क्या है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
कि वापस से इस डेफिनेशन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो व्हेन एन एंटिटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर अनदर बिजनेस, अनदर बिजनेस किसका होगा अनदर बिजनेस, किसी दूसरी कंपनी का। भाई अगर एक एंटिटी कंट्रोल ले रही है और वो है एक्वायरर, तो ऑब्वियसली जिसके बिजनेस पे कंट्रोल आ रहा है वो एक्वायरी कंपनी हो जाएगी, यस और नो। तो एक्वायरी कंपनी को क्या मिलेगा सर, एक्वायरी कंपनी को मिलेगा पीसी। पीसी किस बेसिस पे मिलेगा, बेस्ड ऑन दी नेट एसेट्स टेकन ओवर। नेट एसेट्स टेकन ओवर मतलब मान लीजिए कोई एक बैलेंस शीट है, अब उस बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इन सब के बेसिस पे आप निकालोगे नेट एसेट्स, और उस नेट एसेट्स के बेसिस पे आप उसको दोगे कुछ पीसी। अब मान लो आपके पीसी और नेट एसेट टेकन ओवर में कुछ डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस है वो या तो जाएगा कहां, गुडविल में, या जाएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज, जिसको अपन कैपिटल रिजर्व भी बोलते हैं। सर ये गेन और बार्गेन परचेज कहां जाता है, सर ये ओसीआई में जाता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। ओके चलो सर, मान लो पीसी मैंने दिया 1000 करोड़ और मेरे जो नेट एसेट्स टेकन ओवर हैं वो 1200 करोड़ हैं। मतलब जो बिजनेस में टेक ओवर कर रहा हूं, जिस पे मैं कंट्रोल लेके आ रहा हूं, उसकी नेट एसेट्स कितने हैं, कितने के हैं सर, नेट एसेट्स टेकन ओवर है 1200 करोड़ रुपए, और मैं बदले में 1200 करोड़ के नेट एसेट्स के बदले में क्या दे रहा हूं, 1000 करोड़। कहना इसे मैं 200 करोड़ कम दे रहा हूं, ये 200 करोड़ कुछ और नहीं, एक तरह से मेरे लिए प्रॉफिट है, मैं कम पे कर रहा हूं, यस और नो। और जस्ट उल्टा सोच के देखो कि आप पीसी अगर पीसी 1200 करोड़ पे कर रहे हो और आपके पास नेट एसेट्स आ रहे हैं कितने, 1000 करोड़ के, कहना इसे आप 200 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, और अगर आप 200 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो ये बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल, सामने वाले की गुडविल के बेसिस पे आप उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो। तो व्हेनेवर एक्वायरर मेक्स एक्स्ट्रा पेमेंट टू एक्वायरी कंपनी, तो उस केस में क्या आएगा सर, उस केस में आएगा गुडविल। लेकिन अगर एक्वायरर नेट एसेट से कम अमाउंट पे करता है तो उस केस में आएगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। डिफरेंस बिटवीन पीसी एंड नेट एसेट्स टेकन ओवर विल बी ट्रांसफर टू गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, दैट इज कैपिटल रिजर्व एज द केस मे बी। आते हैं अगले कंसेप्ट पर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन वी हैव टू स्टडी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइप्स क्या हैं ये भी अपने को समझना बहुत जरूरी है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में ये तो हम समझ गए कि सर एक एंटिटी दूसरे बिजनेस पे कंट्रोल स्थापित कर लेती है, अब वो कंट्रोल किस तरह से स्थापित हो सकता है वो चीजें अपन यहां पे समझ रहे हैं इस चार्ट के थ्रू। तो मान लीजिए कंट्रोल या तो पूरे एंटायर बिजनेस पे आ गया, या फिर किसी एक यूनिट पर कंट्रोल आपने स्थापित किया सामने वाली कंपनी के। अगर पूरे बिजनेस पर आपने एंटायर बिजनेस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया तो उस केस में या तो आप लीगल एक्वायरर एज वेल एज अकाउंटिंग एक्वायरर, और उस केस में लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है तो वहां पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग होगा एक्विजिशन मेथड। हम कौन सी मेथड से अकाउंटिंग करेंगे, एक्विजिशन मेथड के बेसिस पे। मतलब एक एंटिटी ने दूसरे एंटिटी के सारे पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया और पीसी जिसने पे किया उसी के हाथ में कंट्रोल आ गया, तो कहना इसे उस केस में लीगल एक्वायरर अकाउंटिंग एक्वायरर सेम एंटिटी हो जाएगी। और अगर ऐसा है तो आपको इंड AS 103 बोलता है कि भाई साहब आपको एक्विजिशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। लेकिन अगर वहीं रिवर्स एक्विजिशन का केस आया, रिवर्स एक्विजिशन कब आएगा, जब लीगल एक्वायरर डज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर, पीसी किसी और कंपनी ने पे किया है लेकिन कंट्रोल किसी और कंपनी के हाथ में चला गया और सारा का सारा बिजनेस पे कंट्रोल आ गया, तो ऐसे केस में आपको रिवर्स एक्विजिशन मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। ये आपको आगे अपन और डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ अपन ऊपर से टाइप्स समझ रहे हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे। लेकिन अगर वहीं हमने पूरे एंटिटी के ना सामने वाली एक्वायरी कंपनी के सारे बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया है, उसकी किसी पर्टिकुलर यूनिट ऑफ बिजनेस पे, एक यूनिट ऑफ बिजनेस या पर्टिकुलर कुछ यूनिट ऑफ बिजनेस पे कंट्रोल हमने स्थापित किया है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम उस सिचुएशन को बोलेंगे स्पिन ऑफ। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब, स्पिन ऑफ का मतलब वहां पे कि हमने पूरा बिजनेस टेक ओवर नहीं किया, हमने कोई पर्टिकुलर सेगमेंट टेक ओवर किया है, पर्टिकुलर मैंने आपका मान लो कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ बिजनेस टेक ओवर किया। मान लीजिए ये हर्ष लिमिटेड की बैलेंस शीट है, इसमें कई सारे डिविजन्स थे उनके पास, ऐसे करके 6 डिवीजन, लेकिन ये डिवीजन 4 था ना, ये सामने वाले का डिवीजन जो 4 था इस पे मैंने HD लिमिटेड ने कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो कहना इसे क्या मैंने हर्ष लिमिटेड का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया, आंसर इज नो सर, मैंने उसका सिर्फ डिवीजन 4 टेक ओवर किया है और इसको ये बिजनेस सेपरेट हो जाएगा,
या तो सोल्ड होगा। ये जो डिवीजन 4 है ये हर्ष लिमिटेड के बिजनेस से या तो सोल्ड होगा या सेपरेट होगा। अब ये कैसे होगा ये समझते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए मेरी कंपनी है और हर्ष लिमिटेड के डिवीजन 4 को मैंने एक्वायर किया है, तो पीसी कौन पे करेगा, एचडी लिमिटेड। क्यों, क्योंकि एक्वायरर तो मैं हूं। अब मुझे ये देखना है कि जो मैं पीसी पे कर रहा हूं वो किसके पास जा रहा है। अगर वो पीसी stays with the entity itself, that is the हर्ष लिमिटेड, तो कहना इसे एक तरह से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट इन एचडी लिमिटेड, इट इज नथिंग बट सेल ऑफ डिवीजन। ये कौन सा केस हो जाएगा, एक डिवीजन सेल हो गई, सोल्ड हो गई, गॉट इट। अगर पीसी किसके पास रह गया, सर पीसी रह गया है किसके पास, एंटिटी के पास। लेकिन 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 अगर आप जो एचडी लिमिटेड ने जो पीसी पे किया है वो चला गया शेयर होल्डर्स ऑफ हर्ष लिमिटेड के पास। दोनों बातें अलग अलग हैं, ध्यान से समझना। एक केस में क्या बोल रहा है कि हर्ष लिमिटेड जो एंटिटी है उसी के पास पीसी रहा, तो उस केस को बोलेंगे अपन सेल ऑफ डिवीजन। लेकिन दूसरा केस क्या बोल रहा है कि भाई साहब जैसे ही पीसी आया वो पीसी तुरंत शेयर होल्डर्स ऑफ हर्ष लिमिटेड को बांट दिया गया, जितने भी शेयर होल्डर्स थे हर्ष लिमिटेड के उन सभी को बांट दिया। कहना इससे वो हो जाएगा डिविडेंड एज पर इंड AS 105, और इस सिचुएशन को अपन बोलेंगे डीमर्जर। तो बेसिकली मैंने आपको यह बताया कि 4 तरीके के बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्विजिशन, दूसरा होता है रिवर्स एक्विजिशन, तीसरा होता है सेल ऑफ डिवीजन, और चौथा होता है डीमर्जर। यस और नो, आंसर इज यस। अब एक कंसेप्ट और समझते हैं। सर जब हम कंट्रोल स्थापित कर रहे हैं किसी कंपनी में, मतलब एक एक्वायरर दूसरी एंटिटी का बिजनेस परचेज करता है, तो कहना इसे इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो, यस और नो, हाँ सर। तो जब वो इक्विटी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी कितने तरीके से हो सकता है, पहले इसको समझते हैं। तो एक ओवरऑल मैंने एक पिक्चर बनाई कि भाई साहब अगर आपने मैक्सिमम 20% तक किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, इक्विटी शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो आप पर लगता है इंड AS 109, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। आपने 20% से ज्यादा शेयर्स पे इन्वेस्ट कर दिया सामने वाली एंटिटी पर, बट नॉट मोर देन 50%। 20% से ज्यादा है बट 50% से कम है, तो कहना इसे आप पर लगेगा इंड AS 28, दैट इज फॉर एसोसिएट कंपनी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे बट एज पर इंड AS 28, ना कि 110। क्यों, क्योंकि वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने उस पे ना एक तरह से इन्वेस्टमेंट ऐसा किया है कि सामने वाली आपकी एसोसिएट हो गई है। लेकिन अगर आपने 50% से ज्यादा क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो कहना इसे इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। अब ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 2 तरीके का होता है। एक, जब आपने इक्विटी शेयर्स परचेज करे तो 50% से तो ज्यादा कर लिए डेट ऑफ कंट्रोल पर, ठीक है, 50% से ज्यादा खरीदे और मैक्सिमम 99% तक खरीदे। एक इन्वेस्टमेंट मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मतलब ये कब होगा, सर ये 50% से ज्यादा आपने किसी एंटिटी पे शेयर, इक्विटी शेयर्स पे इन्वेस्ट कर दिया। बट इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक हमने बचपन में पढ़ा था या अपन ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि 50% से ज्यादा बट मैक्सिमम टिल 99.99%, तब भी ये सब्सिडरी होगी। लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया सामने वाली कंपनी पर और सारे 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए, तो कहना इसे इट इज योर होली ओन्ड सब्सिडरी, यस और नो, हाँ। अब आते हैं अपन, जब इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी होगा तो अपने को ये देखना पड़ेगा, 2 बार अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। एक, जिस दिन आपने पहली बार परचेज करें सामने वाली एंटिटी के शेयर्स, वो भी कितने, 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा आपने सामने वाली एंटिटी के बिजनेस के शेयर्स खरीद लिए, तो सबसे पहली बार बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग होगी। और जब पहली बार कोई अकाउंटिंग होती है तो उसको अपन बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन, और जिस डेट पर होगी उस डेट को अपन बोलेंगे डेट ऑफ कंट्रोल, यस और नो। जिस दिन आपने 50% से ज्यादा शेयर्स परचेज कर लिए सामने वाले एंटिटी के, उस दिन क्या हो जाएगा भाई साहब, डेट, उस दिन को बोलेंगे डेट ऑफ कंट्रोल, और उसी दिन इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री पास होगी, और एंट्री पास होगी इंड AS 103 के अकॉर्डिंग, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। इंड AS 103 बेसिकली 4 बातें बोलता है, हाउ टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, how to calculate net assets taken over, how to calculate goodwill and capital reserve. Capital reserve is nothing but the gain or loss on bargain purchase. ठीक है, यहां तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, चलिए। और
अब मान लीजिए ईयर के कहीं बीच में हुआ, ठीक है, अब जैसे ही ईयर एंड आएगा क्या नहीं, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा, यस और नो। तो उस दिन सिंस आपने सामने वाली एंटिटी पे 50% से ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, हाँ, तो अगर आपने किसी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, क्या नहीं से वो आपकी सब्सिडरी बन गई, हाँ, तो जिस दिन आपने होल्ड करे पहली बार जिस दिन होल्ड करे उस दिन आप पे लगेगा इंड एस 103, और जिस दिन भाई साहब सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन कब होता है, रिपोर्टिंग डेट पे, दैट इज ईयर एंड पर 31 मार्च पर, यूजुअली 31 मार्च पर जो अकाउंटिंग होगी वो होगी एज पर इंड एस 110, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरीज। गॉट इट? चलिए अब थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं इंड एस 103 और इंड एस 110 के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा ये चार्ट कि भाई अगर आपके पास कंट्रोल आया किसी एंटिटी का मोर देन 50% एंड अप टू मैक्सिमम 99% तक, तो सब्सिडरी तो है, और सब्सिडरी का जो इनिशियल रिकॉग्निशन होगा वो कैसे होगा, 103 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। सर मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, आगे अपन देखेंगे मोड ऑफ पेमेंट, किस तरीके से मोड ऑफ पेमेंट। याद करो अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जब पढ़ते थे वहां भी एंट्री का पास करते थे, जब नई एंटिटी बनती थी, नई फर्म, नई कंपनी की बुक्स में, यस और नो, तो मोड ऑफ पेमेंट वहां भी यूज करते थे, ये वही वर्ड है मोड ऑफ पेमेंट। गॉट इट? तो ये मैंने मोड ऑफ पेमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि अभी अपन कोई क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, अपने को क्वेश्चन होगा तो अपने को मालूम चलेगा कि किस तरीके से अपन पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन का। गॉट इट? और ये कहलाएगा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। लेकिन जो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगा वो होगा एज पर इंड एस 110 कंसोलिडेशन के बेसिस पे, और कंसोलिडेशन के टाइम पे मतलब 31 मार्च के टाइम पे एंट्री के पास होगी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और कुछ अगर डिफरेंस हुआ डेबिट साइड आएगा तो गुडविल और क्रेडिट साइड आया तो कैपिटल रिजर्व। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब होता है कुछ और नहीं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसको अपन बचपन में पढ़ते थे। थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है, वो अपन कंसोलिडेशन के चैप्टर में ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जितना काम का है वो अपन यहां डिस्कस कर लेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मान लीजिए मैंने आपकी कंपनी, मेरी कंपनी का नाम है एचडी लिमिटेड और सामने वाले की कंपनी का नाम है राहुल लिमिटेड। राहुल लिमिटेड के शेयर्स मैंने 70% परचेज कर लिए, क्या नहीं से एचडी लिमिटेड का कंट्रोल आ गया राहुल लिमिटेड पर। कितना परसेंट कंट्रोल आया सर? 70%। तो जो 30% स्टेक है ना वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहलाएगा। सर ये तो एज इट इज सिंपल बात होगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की तरह, बिल्कुल वही बात है। ओके चलिए सर ये तो हो गया एक केस। अब ये हो गया मान लो एक कंप्लीट केस की मान लो आपने किसी कंपनी पे 100% कंट्रोल एक्वायर कर लिया, और 100% अगर आपने कंट्रोल एक्वायर कर लिया है तो इसका मतलब सब्सिडरी तो एग्जिस्ट हो ही रही है, सब्सिडरी एग्जिस्ट हो रही है, होल्ली ऑन सब्सिडरी है, होल्ली ऑन सब्सिडरी है। तो फिर सेम ट्रीटमेंट होगा जो अपन ने यहां पे किया, इनिशियल रिकॉग्निशन 103 के हिसाब से, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन 110 के हिसाब से। करेक्ट? लेकिन मान लो आपने 100% कंट्रोल ले लिया, ठीक है, तो इनिशियल एंट्री तो आपको किसके हिसाब से करनी है? 103 के हिसाब से। और आपकी इंटेंशन क्या थी कि भाई मान लो मैंने एचडी लिमिटेड हूं और एक सामने वाला जो मेरा बिजनेस कॉम्पिटिटर है दैट इज राहुल लिमिटेड। अब मैंने राहुल लिमिटेड के सारे शेयर्स खरीद लिए, कैन आई से आई हैव कंट्रोल ओवर राहुल लिमिटेड अपॉन 100% शेयर्स। मेरा स्टेक राहुल लिमिटेड में कितना है? 100%। तो कैन आई से डेट ऑफ कंट्रोल जिस दिन आया उस दिन तो मुझे 103 के अकॉर्डिंग एंट्री करनी पड़ेगी, और मैं आगे जाके राहुल लिमिटेड की हस्ती मिटा दूंगा, आगे जाके सब्सिडरी को बंद कर दूंगा, सब्सिडरी विल नॉट बी एग्जिस्टिंग इन फ्यूचर। तो स्टिल एक्विजिशन वाली जो डेट होगी उसमें एंट्री होगी 103 के हिसाब से, और एंट्री क्या होगी? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट, और अगर कोई डेबिट बैलेंस बच रहा है बैलेंसिंग फिगर में तो वो गुडविल आएगा, और क्रेडिट साइड में कैपिटल रिजर्व आएगा। हियर सिंस सब्सिडरी वोंट बी एग्जिस्टिंग सो देयर विल बी टेक ओवर ऑफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स मेड। यहां पे ये assumption ले लिया जाता है इंड एस के द्वारा कि भाई साहब आपने 100% कंट्रोल कर लिया, साथ ही साथ आप इन फ्यूचर सब्सिडरी को कंटिन्यू नहीं रखने वाले हो, तो आप एक तरह से क्या कर रहे हो? टेक ओवर कर रहे हो सारे असेट्स और लायबिलिटीज का, और साथ ही साथ जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने इस कंपनी में करे बीइंग सब्सिडरी जिससे बन रही थी वो सारे डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी? ये वाली एंट्री होगी। गॉट इट? बस यहां तक ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं आपको कि नहीं? चलिए आई होप यहां तक क्लियर है। अब
सर ये जो एंट्री आप लेके आए हो नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी टू मोड ऑफ पेमेंट और बैलेंसिंग फिगर गुडविल टू कैपिटल रिजर्व, ये जो बैलेंसिंग फिगर्स में आ रहे हैं सर, ये कहां से लेके आए? याद करो बचपन में अपन ने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जब आप सीए इंटरमीडिएट में होते थे तो वहां पे पहली एंट्री क्या करते थे एस 14 में, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड कंपनी, यस और नो, जो कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है जिसका, और फिर एंट्री करते थे नेट असेट्स डेबिट टू बिजनेस परचेज, फिर आप करते थे लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। तो अपन ने क्या किया? कुछ नहीं किया है, इसको काट दिया इससे और इसको काट दिया इससे, बचा क्या? अपने पास बचा नेट असेट्स और मोड ऑफ पेमेंट, इन दोनों को अपन ने यूज कर लिया और एंट्री बना दी नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। ये जो एंट्री अपन कर रहे हैं ना दोस्तों, ये कहीं और से नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से ही उठा के लाए हैं ये लोग, अमालगमेशन वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचपन में जो अपन पढ़ते थे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया था कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया एचडी लिमिटेड और राहुल लिमिटेड का, यहां पे मैंने क्या लिखा था, पी लिमिटेड है जिसने 70% शेयर्स ले लिए एस लिमिटेड के, देन पी है 70% कंट्रोल ओवर एस एंड 30% शेयर ऑफ एस विच हैज नो कंट्रोल इज नोन एज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहां पे आपको मैंने सब एस लिमिटेड की बैलेंस शीट को दिखाया। एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में मान लीजिए कैपिटल दिए 350 और 500 के नेट असेट्स हैं, और इसका जो 30% होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। गॉट इट? हाँ, अच्छा एक मिनट, ये ना एस लिमिटेड नहीं, ये पी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। गॉट इट? ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको जितने भी कंसेप्ट्स थे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स, ये आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद अपन बढ़ेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे। अपन साथ ही साथ जो अपन पिछले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं वही चीज अपन यहां भी कंटिन्यू रखेंगे कि क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करते चले। चलिए तो आ जाते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, पी लिमिटेड है जिसने उसकी बैलेंस शीट दी है, उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट एसेट्स कैश दी हुई है, और ये सब्सिडरी मतलब एस लिमिटेड है। P Limited purchase 80% equity shares of S Limited for ₹100. On date of acquisition, do the treatment as per Ind AS 103. बस मैं एक बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो भाई अब मान लो ये कोई भी डेट हो जिस दिन पे भी ये 80% इक्विटी शेयर्स खरीदे, उसी दिन को अपन क्या बोलेंगे? डेट ऑफ कंट्रोल। सर डेट ऑफ कंट्रोल पे कौन सा इंडेक्स लगेगा? 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर बिजनेस कॉम्बिनेशन लगा और सामने वाले ने जो स्टेक खरीदा उसके लिए कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। पहले तो अपन निकालेंगे नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी, नेट असेट्स ऑफ एस लिमिटेड। सब्सिडरी कौन है? एस लिमिटेड। ये एक्वायरी कंपनी है और ये एक्वायरर है, यस और नो? हाँ। अब एक बात समझना, यहां पर पीसी कौन पे कर रहा है? पी लिमिटेड। कैन आई से इट इज अ लीगल एक्वायरर? हाँ, ओके। चलो कितना पे करना है? सर पहले तो नेट एसेट निकाल रहे थे अपन, तो सब्सिडरी के नॉन करेंट एसेट्स कितने हैं? 200 लेस कर देंगे करेंट लायबिलिटी, कितना आया? 110। शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी अपने को लेस करना पड़ेगा। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है अपने को? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैसे निकालोगे पहले तो आप ये बताओ। सर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अपने को नेट असेट्स निकालना पड़ेगा, और नेट असेट्स का नॉन कंट्रोलिंग शेयर कितना है? सर 80% अगर होल्डिंग ने खरीद लिया, मतलब पेरेंट ने खरीद लिया, तो 20% कितना होगा? नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज होगा, नॉन कंट्रोलिंग लोगों का इंटरेस्ट होगा, स्टेक होगा। तो 110 का 20%, तो 22 इसमें से लेस किया तो ये आ जाएगा अपना नेट असेट्स 88। ये 88 के नेट असेट्स हैं और अपन ने कितना पे कर दिया? 100 रुपए पे किया। भाई साहब 88 के नेट असेट्स हैं और अपन ने 100 पे किया, मतलब एक्स्ट्रा 12 रुपए पे करे, गुडविल के नाम से आ जाएंगे। तो आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी पी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, तो इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें पी की कितनी आएगी? सर इक्विटी शेयर कैपिटल 100 की रहेगी, रिजर्व्स एंड सरप्लस 50 के ही रहेंगे। लेकिन आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी है? सर करंट लायबिलिटी भी 150 की थी, वो 150 की ही रहेगी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी 200 के आ जाएंगे, लेकिन आपके पास आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। सर ये इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कहां पे आ जाएंगे? ये पी के स्टैंड अलोन, पी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेंगे। ये कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही है अभी। गॉट इट? हाँ। और एंट्री क्या आएगी? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड डेबिट टू कैश। और ईयर एंड पर ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के टाइम पे एंट्री क्या होगी? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट 110 टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 100 टू एनसीआई 22 और जो बैलेंसिंग फिगर है 12 गुडविल। सर ये 110 में से नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 200 के थे, करंट लायबिलिटी कितनी की थी? 90 की। अब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी पी लिमिटेड की,
तो उसमें क्या रहेगा, उसमें इक्विटी शेयर तो सेम रहेगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी सेम रहेंगे, बट ये जो लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये 150 की करंट लायबिलिटी यहां और 90 की करंट लायबिलिटी यहां, टोटल कितनी हो जाएगी बेटा 240। ये 200 और 200 दोनों के नॉन करंट एसेट्स मिला लेंगे 400 करोड़, प्लस यहां से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हट जाएगा, बिकॉज ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन रही है, पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट बन रही है, और यहां पर गुडविल आ जाएगी 12 रुपए से। इज दैट क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, करेक्ट? ओके, तो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 1 और आपकी बैलेंस शीट तैयारी होगी देखो 412 से। ये मैंने एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया, आई होप यहां तक मैं आपको 30 मिनट में मैंने जितना भी समझाया है इंड AS 103 के बेसिक्स में, ये पूरा आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ओके, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 पे आ जाते हैं। टी लिमिटेड और एस लिमिटेड की बैलेंस शीट दी है, अगेन यहां पे सेम फिगर्स अपन ने लिए हैं, बस यहां इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है। टी लिमिटेड ने परचेज किया 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड फॉर ₹100 इन कैश। यहां पर दो केस दिए हुए हैं, एक जहां पे सब्सिडरी एग्जिस्ट कर रही है और एक में सब्सिडरी डू नॉट एग्जिस्ट कर रही है। तो फिर मैंने दोनों के केस में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे एंट्री होगी। तो पहले अपन बात करते हैं जहां पे सब्सिडरी एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा सर? पीसी निकालना पड़ेगा। पीसी निकालने से पहले अपने को निकालना पड़ेगा नेट एसेट्स टेकन ओवर। सर आप 100% इक्विटी शेयर्स पे कंट्रोल ले रहे हो तो आपको नेट एसेट्स निकालने हैं एस लिमिटेड के, तो 178 लेस 90 करना पड़ेगा आपको, तो आपका आ जाएगा 88, और उसके अगेंस्ट में आप कितना पीसी दे रहे हो सर? 100 रुपए का पीसी दे रहे हो 88 के अगेंस्ट, तो आपकी 12 रुपए गुडविल आ जाएगी सर। तो आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे एंट्री क्या कर ली? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डेबिट टू कैश। ईयर एंड पे क्या एंट्री आ जाएगी? नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट गुडविल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, मतलब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ जाएगा। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल 100, ये तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है? अब आते हैं जब इन केस सब्सिडरी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इन फ्यूचर, तो उसमें क्या होगा? डेट ऑफ एक्विजिशन पे ही नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कितने हो जाएंगे आपके? 88 जो आपने यहां पे कैलकुलेट किया, सेम फिगर यहां पे आएगा, यस और नो? हाँ, और आपने पीसी कितना दिया है? 100, तो गुडविल 12 की आ रही है, तो आप एंट्री कर दोगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी डेबिट 88, गुडविल डेबिट 12 टू कैश 100, खत्म। सो बेसिकली यहां पे क्रक्स अगर मैं बात करूं तो इंड AS 103 टीचेस अस द मेजरमेंट ऑफ नेट एसेट्स टेकन ओवर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, परचेज कंसिडरेशन, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, एज वेल एज ऑन द डेट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन, जैसा कि अपन बोलते हैं कि डेट ऑफ कंट्रोल पर। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? हाँ, आते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी पर। तो इस ये इंड AS 103 डज नॉट कवर ज्वाइंट अरेंजमेंट्स एंड एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, अमालगमेशन वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, वहां पे अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या था? एक्विजिशन ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स। आपने किसी एंटरप्राइज के सारे ग्रुप ऑफ एसेट्स को परचेज कर लिया, एक तरह से वो चीज कवर हो जाती थी AS 14 में, बट 103 उसको कवर नहीं करता। 103 सिर्फ वही ट्रांजैक्शन कवर करता है जो बिजनेस की डेफिनेशन में आते हैं। बिजनेस की डेफिनेशन में क्या था सर? बिजनेस की डेफिनेशन में इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। यस और नो? आंसर इज यस, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये सब AS 14 में कवर होता था बट 103 में कवर नहीं होता, तो इंड AS में एक ग्रुप ऑफ एसेट्स का एक्विजिशन कहां कवर होता है? तो अगर ग्रुप ऑफ एसेट्स आप परचेज कर रहे हो तो आप पर इंड AS 103 नहीं लगेगा, बट इंड AS 16 लगेगा। सर इंड AS 16 क्या है? PPE के बारे में बात करता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में। ओके, तो सर वो क्या बोलता है? वो बात करता है कंसोलिडेटेड प्राइस पेड टू एक्वायर asset would be apportioned in the ratio of fair value of the assets acquired। बेसिकली जो assets आप जो ग्रुप पूरा एक्वायर कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू क्या है? तो जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो और असेट्स की जो फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उस फेयर वैल्यू के रेशियो के बेस रेशियो पे आप अपोर्शन कर दो जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हो सामने वाले को। बेसिकली अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताऊं एग्जांपल के लिए, तो मान लो प्लांट एंड मशीनरी उसकी बुक वैल्यू 100 और फेयर वैल्यू है 150, लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी बुक वैल्यू 200 और फेयर वैल्यू है 250। HD लिमिटेड ने संस्कार लिमिटेड के असेट्स परचेज करे तो 600 में परचेज करे। अब अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इसमें एंट्री क्या करता था? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 150 250 और टू कैश 600, गुडविल 200 की बैलेंसिंग फिगर। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर बिजनेस बिका सामने वाले का? नहीं। जब बिजनेस ही नहीं बिका तो फिर आप पे कैसे 103 लगा सकते हैं?
यहां तो सिर्फ ग्रुप ऑफ एसेट बिक रहा है, और जब ग्रुप ऑफ एसेट का एक्विजिशन हो रहा है, यस, डी रिकॉग्निशन हो रहा है सामने वाले के लिए, तो फिर मुझे को एक बात बताओ, यहां पे एएस मतलब अमालगमेशन की तो बात हो ही नहीं रही ना, यहां तो बात हो रही है ग्रुप ऑफ एसेट के परचेज की, और ग्रुप ऑफ एसेट की परचेज की बात इंड एस 16 में होनी चाहिए। तो इंड एस बहुत लॉजिकल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो क्या है, किस बेसिस पे बने भगवान जाने, बट इंड एस इज वेरी मच, मतलब मैं आपको बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग सबसे ज्यादा लॉजिकल अगर कहीं है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अदरवाइज जो आप अभी तक पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट तक, वो वहां पे कई सारी चीजें रट्टू तोते वाली चीजें थी, लिटरली बिलीव मी, आप अगर इंडिया पढ़ोगे तो यू विल फॉल इन लव विद द इंडियस। ओके, इंडिया 16 क्या बोलता है कि भैया आपको क्या करना है, किस रेशियो में बांटना है, फेयर वैल्यू की रेशियो में। फेयर वैल्यू कितनी है, 150 और 250, कितना मिला, 600 रुपए मिला। तो 600 जो आपको प्राइस मिला है, इससे रिलेटेड, और एक और चीज, ये जो 600 रुपए टोटल कंसिडरेशन मिला आपको ग्रुप ऑफ एसेट परचेज करने पे, यस और नो, तो ये 600 रुपए पे आप फेयर वैल्यू पे मीजर मत करो ना, इस 600 को इस रेशियो पे मीजर करो, इंड एस 103 बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस रेशियो में मीजर करोगे, फेयर वैल्यू के रेशियो में मीजर करोगे, तो कहना ही से आपका गुडविल बुक्स में नहीं आएगा, और गुडविल सिर्फ तभी बुक्स में आता है जब बिजनेस टेक ओवर होता है। क्या इस केस में बिजनेस टेक ओवर हो रहा है? नहीं, आंसर इज नो, यहां पर बिजनेस टेक ओवर नहीं हो रहा है, यहां पर एक्विजिशन हो रहा है असेट्स का। तो जब असेट्स का एक्विजिशन होगा तो वहां पर गुडविल आने का सवाल ही नहीं उठता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 was wrong and Ind AS 103 was right. That's why I said कि if you study carefully Ind AS, you'll notice कि how logical they are. Okay? Now, ये जो कैश है 600 से आएगा इन रेशियो, और ये 600 को आप बांट दो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग में 150:250 की रेशियो में, तो 225 और 375 आ जाएगा। तो इंड एस 16 में ये एंट्री कवर होगी, इंड एस 103 में एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि इंड एस 103 में अगर कोई ट्रांजेक्शन आएगा तो वो तभी आएगा जब बिजनेस का एक्विजिशन हो। छोटी मोटी चीजों के लिए आपको 103 रेफर करने की जरूरत नहीं है, और 103 सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के लिए आएगा, जिस दिन आप ने एक्विजिशन किया है, किसका, बिजनेस का। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। ओके, चलो एक और चीज, परचेज ऑफ अ प्रॉपर्टी विद लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स इज नॉट अ बिजनेस। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी लॉन्ग टर्म टेनेंसी राइट्स के लिए, तो वो आपने लॉन्ग टर्म टेनेंसी, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए ली, तो वो बिजनेस पर्पस के लिए थोड़ी ली है। तो हेंस यहां पर भी 103 एप्लीकेबल नहीं होगा, यहां पर इंड एस 40 एप्लीकेबल होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। गॉट इट? लेकिन अगर आपने उसी जगह पे, प्रॉपर्टी की जगह पे कोई होटल या मॉल परचेज किया, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस, और ये 103 की में लग जाएगा। गॉट इट? यस सर। एक अपन शेल कंपनी का भी एग्जांपल देख लेते हैं। शेल कंपनी समझते हो? शेल कंपनी इसलिए बनाई जाती है ताकि आप टैक्स एवेजन कर सको, टैक्स प्लानिंग कर सको बेसिकली। हर्ष लिमिटेड परचेज 100% इक्विटी शेयर्स ऑफ संस्कारी लिमिटेड इज अ बिजनेस परचेज। मुझे बताओ, एक संस्कारी लिमिटेड बनाई कहां पे? दुबई में बनाई हर्ष ने। दुबई इज अ टैक्स हेवन, एवरीवन नोज, वहां टैक्स नहीं लगता। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, और इन्वेस्टमेंट इन संस्कारी लिमिटेड 1 करोड़ कर दिया सामने वाले ने। तो शेल कंपनी इज नॉट अ बिजनेस। शेल कंपनी भाई आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना के रखी, उसका कोई मेजर बिजनेस तो है ही नहीं। तो इंड एस बोलता है इट इज नॉट अ परचेज ऑफ बिजनेस, इट्स नॉट कवर्ड अंडर दिस, इट विल बी कवर्ड ईदर इन इंड एस 16 और इंड एस 40, बट डेफिनेटली नॉट कवर्ड अंडर 103। तो आई होप आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि इंड एस की जो एप्लीकेबिलिटी है 103 की, इट विल बी ऑलवेज ऑन द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ओनली। छोटी मोटी चीजों के लिए 103 बात नहीं करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पे पढ़ लिया था नॉन एप्लीकेबिलिटी तक। अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पर। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के लिए अपने को अगेन एक चार्ट देखना है, और ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये #7 #8 ये कंसेप्ट्स चले आ रहे हैं अपने। ओके, चलिए, तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग डिपेंड करेगा क्या विदाउट कॉमन कंट्रोल है या विद कॉमन कंट्रोल एक्विजिशन हो रहा है। तो अगर विदाउट कॉमन कंट्रोल है, विदाउट कॉमन कंट्रोल का मतलब आप पे लगेगा एक्विजिशन मेथड। एक्विजिशन मेथड कब लगता है? जब लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम हो, सेम एंटिटी हो। ओके, और विदाउट कॉमन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि यहां पर असेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू, रिजर्व्स एंड सरप्लस आर नॉट टेकन ओवर, और डिफरेंस बिटवीन purchase consideration and net assets taken over will be transferred to either goodwill or capital reserve
एज द केस में बी, जिसको अपन बोलते हैं गेन और लॉस ऑन बार्गेन परचेज। गॉट इट? यहां पर विदाउट कॉमन कंट्रोल तो अपन ने समझ लिया, ये मैंने अगर विदाउट कॉमन कंट्रोल के बारे में बोला है अभी तक, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं विद कॉमन कंट्रोल। इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। याद है बचपन में AS14 में पढ़ा था पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यहां पर क्या होगा, ये वही पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, बुक वैल्यू याद हो अपन को, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता था मर्जर के केस में। मर्जर के केस में क्या होता था, कॉमन कंट्रोल स्टैब्लिश होता था, तो वहां पे आप क्या करते थे कि आप असेट्स और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते थे और रिजर्व्स को भी टेक ओवर कर लेते थे। यहां रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करेंगे विदाउट कॉमन कंट्रोल में, बट विद कॉमन कंट्रोल में आप रिजर्व्स को टेक ओवर करोगे और असेट्स और लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पर नहीं बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। इसके साथ साथ आपका जो नेट असेट्स टेकन ओवर और पीसी में जो डिफरेंस आएगा वो ऑलवेज कहां जाता था, कैपिटल रिजर्व में जाता था। वहां गुडविल नहीं आती थी बुक्स में, यस और नो? डिफरेंस के टाइम इनके डिफरेंस में कभी भी गुडविल नहीं आती थी, याद हो? ये वही चीज है। मीनिंग ऑफ कॉमन कंट्रोल विल बी डिस्कस्ड इन पॉइंट 3 ऑफ थिंग्स टू स्टडी। ये पॉइंट 3 ऑफ थिंग्स टू स्टडी क्या है, ये रहा। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक्विजिशन मेथड, हमें पढ़ना है रिवर्स एक्विजिशन मेथड, हमें पढ़ना है कॉमन कंट्रोल, हमें पढ़ना है सेल ऑफ डिवीजन, हमें पढ़ना है डीमर्जर, और ये कुछ और नहीं, ये टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। सो बेसिकली यहां तक हमने एक पूरा एक माहौल सेट कर लिया है इंड AS 103 के क्वेश्चंस पे आने का और जो मेथड्स हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करने का। गॉट इट? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन यहां पे क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपको बोलूं ना, असेट एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये वही चीज है जो मैंने आपको बोली ना, इंड AS 16 या 38 वाला जो कंसेप्ट अपन ने बताया था, जो इंड AS 103 एप्लीकेबल नहीं होता है ऑन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स, ये उसी चीज पर है। और इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटिटी एक्वायर्स एन इक्विपमेंट and a patent in exchange for 1000 crores cash and land. The fair value of the land is 400 crores. Its carrying value is 100 crores. Carrying value मतलब book value. Fair value of the equipment and patent are estimated to be 500 and 1000 respectively. Equipment and patent relate to a product that has recently been commercialized. The market for the product is still developing. Assume the entity incurred no transaction cost. For ease of convenience, the tax consequences on the gain have been ignored. State how would the transaction be accounted for. तो भैया सीधी सी बात है, सामने वाले ने क्या किया, इक्विपमेंट और पेटेंट के एक्सचेंज में क्या किया है, एक्वायर किया इक्विपमेंट और पेटेंट इन एक्सचेंज फॉर 1000 करोड़ कैश एंड लैंड। ठीक है, लैंड की फेयर वैल्यू 1400, तो 1000 करोड़ आपने कैश दिया सामने वाले को और 400 करोड़ की लैंड दे दी, टोटल आपने 1400 करोड़ का पेमेंट किया है बेसिकली। यस और नो? सर 1400 करोड़ के बदले में आपको क्या मिल रहा है, इक्विपमेंट और पेटेंट। इक्विपमेंट पीपीई इंड AS 16 में कवर होता है और पेटेंट 38 में कवर होता है। गॉट इट? और जब ये इसमें कवर होता है तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं, बस ये 1400 करोड़ का जो कंसीडरेशन उसको सामने जो फेयर वैल्यू इक्विपमेंट और पेटेंट की, इसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर देना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको कैलकुलेशन करके रखी हुई है। आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल मैंने खुद से करा दिया था। एक एग्जाम्पल क्या था, एक एग्जाम्पल ये था कि भाई ए लिमिटेड एक्वायर्ड स्टूडियो फॉर 10 lakhs और उसके पास फॉलोइंग एसेट्स थे, उनकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू दी हुई थी। स्टूडियो एक्वायर्ड इज नॉट अ बिजनेस, शो द अकाउंटिंग ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। कुछ नहीं, कंप्यूटर डेबिट, कैमरा डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू बैंक 10 लाख। 10 लाख जो है वो फेयर वैल्यू की रेशियो में अपॉर्शन कर देना है बस, और उसी रेशियो में एंट्री को पास कर देना है, सिंपल। आ जाते हैं एक्विजिशन मेथड पर। सबसे पहली मेथड एक्विजिशन मेथड है। एक्विजिशन मेथड को बहुत सिंपली तरीके से अपन 7 स्टेप्स में अपन बांट दे रहे हैं। 7 स्टेप्स अपने को याद रखने हैं बस। ये 7 स्टेप्स आपको कोई भी क्वेश्चन हो पूरा का पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन का सॉल्व करके आओगे आप, और बैलेंस शीट भी टैली करके आओगे। माइंड इट वेरी केयरफुली। चलिए सर, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई करो एक्वायरर कौन है। एक्वायरर जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो बोथ लीगल एक्वायरर कौन है और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, ये आइडेंटिफाई करो। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन जो गिवन होगी उसके बेसिस पे आप निकाल लोगे। फिर आइडेंटिफाई करनी है डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट डेट ऑफ कंट्रोल। उस डेट को आइडेंटिफाई करो।
कैलकुलेट करो नेट एसेट्स एक्वायर्ड, फिर आप कैलकुलेट करो पीसी स्टेप नंबर 4 में। स्टेप 5 गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन नेट एसेट्स टेकन ओवर और पीसी। फिर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर और बैलेंस शीट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब जिस दिन पे आपने कंट्रोल एक्वायर किया है उस दिन पर। ओके, तो स्टेप 1 में अपने को क्या करना है, आइडेंटिफाई दी एक्वायरर। अब एक्वायरर कौन होगा, लीगल एक्वायरर या फिर अकाउंटिंग एक्वायरर। लीगल एक्वायरर कौन होता है, जो एंटिटी खुद पीसी पे करती है वो होता है लीगल एक्वायरर। और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होता है, एंटिटी जिसके पास कंट्रोल आया। कंट्रोल वही जो अपन ने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ओवर द कंबाइंड एंटिटी। ठीक है, अगर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है तो अपने को मालूम चलेगा कि अपन को कौन सी मेथड यूज करनी है। अगर लीगल और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है तो एक्विजिशन मेथड यूज करना है। अगर लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो अपने को रिवर्स एक्विजिशन मेथड फॉलो करना है एज पर इंड AS 103। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो ये देखो, आपके पास मॉड्यूल में भी वैसे इसके एग्जांपल सेम दिए होंगे और सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स मैंने अलग से भी यहां पे नोट करा के कराए थे। लाइक ए लिमिटेड है जिसकी एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ए लिमिटेड है जिसकी सिक्योरिटी कैपिटल है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। बी लिमिटेड जिसकी सिक्योरिटी कैपिटल 7,000 शेयर्स ऑफ 7 ईच। ए लिमिटेड टेक्स ओवर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। इट एग्रीड टू इशू 4 शेयर्स फॉर एवरी शेयर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के हर शेयर के बदले में ए लिमिटेड उसको क्या दे रहा है, 4 शेयर्स दे रहा है एट फेयर वैल्यू ऑफ ₹12 पर शेयर। आइडेंटिफाई द अकाउंटिंग एक्वायरर। तो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ए लिमिटेड कितने हैं, सर हेल्ड बाय ए लिमिटेड तो 10,000 ही रहेंगे अभी, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड इन ए लिमिटेड। ए लिमिटेड के अंदर जो बी लिमिटेड को शेयर्स मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे, सर 7,000 इंटू 4। क्यों, हर एक शेयर होल्डर को 4 शेयर्स मिलने हैं तो 28,000। तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे ए लिमिटेड के, सर 38,000 शेयर्स हो जाएंगे, जिसमें से 10,000 तो ए लिमिटेड के ही शेयर होल्डर्स के हैं, लेकिन जो 28,000 है वो बी लिमिटेड के हो जाएंगे। तो कहना ही से ए लिमिटेड का स्टेक, ए लिमिटेड भले ही पीसी पे कर रहा है लेकिन उसका स्टेक तो 26% ही बचा, और बी लिमिटेड जिसको खरीदने गए थे भाई साहब उसका स्टेक ही आपकी कंपनी में 74% हो गया। कहना ही से यहां पर लीगल एक्वायरर ए लिमिटेड हो जाएगा और अकाउंटिंग एक्वायरर बी लिमिटेड हो जाएगा। और अगर ऐसा केस हुआ तो आपको क्या एक्विजिशन मेथड लगानी है या रिवर्स एक्विजिशन मेथड लगानी है, सर रिवर्स एक्विजिशन मेथड लगानी है। ओके, गॉट इट। चलिए एग्जांपल नंबर 5 पे देखते हैं। शेयर कैपिटल आपकी 10,000 ए लिमिटेड में और बी लिमिटेड में 15,000 शेयर्स हैं ₹7 के हिसाब से। यहां पर क्या हुआ, एक सी लिमिटेड बनाई गई, was formed to take over A and B limited, और स्वैप रेशियो है 3:2 for A limited and 1:2 for B limited. Fair value of the shares of C limited is ₹11 per share. यहां पर भी आइडेंटिफाई करना है आपको अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। पॉइंट ये है कि यहां पर ए और बी मिलके कोई एक कंपनी नहीं बन रही, अलग कंपनी, कोई थर्ड कंपनी बन रही, दैट इज सी लिमिटेड। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय ए इन सी लिमिटेड इज 10,000। जो शेयर्स थे ना ए के पास उसका 3:2 निकाल लो, तो 3/2 कर लो तो 15,000 शेयर्स हो जाएंगे। सी लिमिटेड में ए के शेयर होल्डर्स कितने, 15,000 शेयर्स हैं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय बी लिमिटेड इन सी लिमिटेड इज 1:2 इनका स्वैप रेशियो दिया है, तो 15,000 इंटू 1/2 7,500। तो टोटल शेयर्स सी लिमिटेड के कितने हो जाएंगे, सर 15 प्लस 7,500 दैट इज 22,500। 22,500 शेयर्स में से 15,000 ए के हैं, तो कहना है इसे ए के पास कंट्रोल होगा, और ए यहां पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका अकाउंटिंग एक्वायरर। अच्छा, लीगल एक्वायरर कौन होगा, सी लिमिटेड। क्यों, क्योंकि पीसी तो वो पे करेगा ना। देखो लीगल एक्वायरर के लिए बहुत सिंपल है, सी लिमिटेड, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरर निकालने के लिए आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इनको इतनी छोटी चीज को डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज मेरे को बिल्कुल इसको डिस्कस करने का कोई मूड नहीं। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता फटाफट से अपन बड़े क्वेश्चंस में चले जाते, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। ओके चलिए, तो यहां पर लीगल एक्वायर तो सी लिमिटेड होगा, क्यों, क्योंकि उसने पीसी पे किया, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, सर ए लिमिटेड के पास आ गया। क्यों, क्योंकि उसके पास 66.6666% स्टेक है। और अगर ऐसा है तो भाई साहब ये कौन हो जाएगा, अकाउंटिंग एक्वायरर। एक और एग्जांपल, ए लिमिटेड जिसकी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स एट 10 रुपीज, बी लिमिटेड जिसकी शेयर कैपिटल 15,000 एट 7 ईच, सी लिमिटेड विद 30,000 शेयर्स एज इट्स शेयर कैपिटल टुक ओवर ए एंड बी लिमिटेड, स्वैप रेशियो 3:2 1:2। इस बार सी लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। पिछले वाले एग्जांपल में क्या था, सी लिमिटेड बनाई गई थी,
इस बार क्या हुआ, सी लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन फिर भी जिसके पास ऑलरेडी पहले से 30,000 शेयर्स हैं, अभी वो क्या कर रही है, ए और बी को एक्वायर कर रही है, और इस स्वैप रेशियो के बेसिस पे फेयर वैल्यू उनकी शेयर्स की है, आइडेंटिफाई करना है अकाउंटिंग एक्वायरर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड इन सी लिमिटेड इक्वल्स टू, अगेन वही चीज निकाल लेंगे अपन, और सी लिमिटेड के पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं, 30,000, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 52,500। अब यहां देखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 52,500 इंटू 100, 28.57। बी का स्टेक कितना होगा, 7.5 डिवाइड बाय 52,500, 14.29, और सी का स्टेक 30 डिवाइड बाय 52,500, 57। कहना इसे लीगल और अकाउंटिंग दोनों ही यहां पे कौन हो जाएगा, एक्वायरर सी लिमिटेड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके, चलिए, तो पहला स्टेप हमारे एक्विजिशन मेथड में क्या था कि सर आइडेंटिफाई करना है अपने को, आइडेंटिफाई दी एक्वायरर, उसके बेसिस पे मेथड ऑफ अकाउंटिंग डिसाइड होगा कि भाई एक्विजिशन मेथड लगना है या रिवर्स एक्विजिशन मेथड लगना है। स्टेप नंबर 2 क्या था दोस्तों, याद हो जाना चाहिए, ओके, जो भी हो रहा है याद करो उसको। तो आइडेंटिफाई द एक्वायरर, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ कंट्रोल। डेट ऑफ कंट्रोल मतलब जिस दिन पे कंट्रोल स्थापित हो रहा है सामने वाली कंपनी पर। उसके बाद नेट एसेट्स कैलकुलेट करने हैं अपने को जिस कंपनी को एक्वायर किया गया है। उसके बाद टीसी कैलकुलेट करना है अपने को, और उसके बाद गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस अपने को कैलकुलेट करना है। लास्ट में एक्वायरर कंपनी की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट पास करनी है। टोटल 7 स्टेप्स थे। स्टेप 1 अपना बहुत क्लियर हो गया, इन डेप्थ हो गया। स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 बोलता है आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, डेट ऑन विच 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स ऑब्टेन हो गए सामने वाली कंपनी में, डेट ऑन विच एक्वायरर लीगली ट्रांसफर्स पीसी एंड एक्वायर्स द असेट्स एंड अज्यूम्स द लायबिलिटीज ऑफ एक्वायरर, दैट इज एक्वायर नेट असेट्स। नेट असेट्स आपने टेक ओवर जिस दिन कर लिया, नेट असेट्स को शॉर्ट में अपन यहां पे बोलेंगे नाटो। नाटो मतलब नेट असेट्स टेकन ओवर, करेक्ट। डेट ऑन विच कंट्रोल इज एस्टैब्लिश्ड, या तो मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर हो गए, या फिर पावर ओवर इन्वेस्टमेंट्स फॉर राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स और अफेक्टिंग द राइट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। ओके, आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 2 कुछ ज्यादा डेप्थ में था नहीं, बस ये मालूम करना है कि भाई किस दिन कंट्रोल स्थापित हो रहा है। तो भाई साहब देख लो, कंट्रोल जिस दिन आपने शेयर्स परचेस कर लिए, बस वही सारी चीजें हैं। अब अपन आएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नेट असेट्स एक्वायर्ड। जो अपन नाटो कैलकुलेट करते हैं ना, नेट असेट्स टेकन ओवर, वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे उसके बारे में यहां पे बात हो रही है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिएबल नेट असेट्स एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जितने भी नेट असेट्स टेक ओवर करे हैं डेट ऑफ एक्विजिशन पर, उनकी फेयर वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड कर लो। प्लस कोई डेफर्ड टैक्स एसेट है क्या, इसके बारे में अपन देखेंगे नोट नंबर 1 में। प्लस कोई रिक्वायर्ड राइट्स हैं क्या, इसके बारे में अपन देखेंगे नोट नंबर 2 में। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के केस में जरूरी नहीं है हर बार डेफर्ड टैक्स एसेट्स हो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी तो हो सकती है। अरे यस और नो, हाँ सर ये ऐसा होगा तो फिर इसके लिए क्या होगा, नोट नंबर 1। मैंने दोनों के लिए लिख दिया नोट नंबर 1, और रिक्वायर्ड राइट्स नोट नंबर 2, इंडेमनिफिकेशन एसेट नोट नंबर 3। प्लस लेस कर दे, इसके बाद लेस कर देना है। अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमेशा लेस होगी, लायबिलिटीज एट द फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, इनको भी लेस कर दो। कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, उसको भी लेस करना पड़ेगा। सर कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट है, उसको भी लेस करना पड़ेगा। और ये सब लेस करने के बाद आएगा क्या, नेट असेट्स ऑफ एक्वायरी एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, आते हैं नोट नंबर 1 पर, जहां कैलकुलेशन करनी है अपने को डीटीए और डीटीएल की। भाई साहब ये अपन ने इंडिया 12 में भी पढ़ा था, यहां भी पढ़ा था। ये एक स्पेशल इशू है, स्पेशल इशू एड्रेस करके मैंने आपको इंडिया 12 में बताया था, यहां नोट नंबर 1 में बता रहा हूं मैं। क्या होता है कि जो इंडियस है वो बैलेंस शीट अप्रोच के हिसाब से डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग करता है। अब क्या होता है, जो हमारा एक होता है टैक्स बेस। सर टैक्स बेस मतलब जो टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमारा फिगर आने वाला है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और एक होता है हमारा अकाउंटिंग फिगर ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज। जो हमारे असेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, उनका फिगर किसके बेसिस पे आएगा, एक तो आएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और एक आ रहा होगा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले फिगर से के अकॉर्डिंग जो आ रहा होगा एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट, उसको अपन हमेशा बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। ओके, ये कैरिंग अमाउंट कुछ और नहीं, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन होगा हमेशा। ठीक है सर, इसके अलावा सर एक जो टैक्स बेस है, जो फिगर्स आ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, वो क्या हो जाएंगे, वो टैक्स बेस कहलाएंगे। सो टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में
कोई भी अंतर है, अगेन टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में कोई भी जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन देखेंगे कि क्या वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर परमानेंट है या टेम्परेरी, इसको अपन कहां डिस्कस करेंगे, इंड एस 12 में। ये यहां पे बिजनेस कॉम्बिनेशन में काम नहीं आने वाला, लेकिन जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे अपने को निकालना पड़ेगा क्या, डीटीए या डीटीएल। ओके, अपन क्वेश्चन में इसको और ब्रीफ में देख लेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड लायबिलिटी एज पर द बुक्स। और टैक्स बेस कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर टैक्स लॉज, दैट इज द इनकम टैक्स एक्ट। इन बिजनेस कॉम्बिनेशन carrying amount is equal to fair value of the assets liability as per the acquirer, as per acquirer को fair value of the assets and liabilities कितने पे मिल रही हैं। और tax base क्या होगा, carrying amount of assets and liabilities as per the acquiree, that is the previous owner। तो जो tax base वाला अमाउंट होगा वो हमेशा हमें कौन देगा, acquiree, और जो carrying amount वाला अमाउंट होगा वो हमें कौन देगा, acquirer देगा। ठीक है, चलिए, और इनके बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसका इनटू कर देंगे टैक्स रेट से, तो अपने को पता चल जाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट कितना होगा और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी। गॉट इट, यस। अच्छा, हमेशा याद रखना, मैंने आपको इंड एस 12 पढ़ाया था, तो मैंने आपको क्या बोला था, टैक्स बेस को आप अपना हमेशा गर्लफ्रेंड मानना है, गर्लफ्रेंड के पास हमेशा अपना जाने का मन करता है, तो और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो हम अपने आप को मानेंगे। ठीक है, टैक्स बेस क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसको अपन क्या मान रहे हैं, गर्लफ्रेंड, दैट इज टैक्स बेस। और कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको अपन क्या मान रहे हैं, कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट को ऊपर नीचे लेके आना है, और कैरिंग अमाउंट को हमने क्या बोला था, हम खुद हैं, तो ये मान के चलना है टैक्स बेस क्या होगा हमारा, गर्लफ्रेंड होगी, और हम क्या होंगे, कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट गर्लफ्रेंड के आजू बाजू घूमेगा। अरे ऐसे ही रियल लाइफ में होता है ना। हाँ, अच्छा, ये सब वास्तविकताएं हैं, वास्तविकता बिल्कुल भी नहीं इसमें, ये सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं, मेरी थोड़ी सी हिंदी वीक है ना। चलिए, तो इससे रिलेटेड अपन ने एक एग्जांपल नंबर 7 किया था, ताकि आपका नोट नंबर 1 बहुत क्लियर हो, क्योंकि ये जो एग्जांपल 7 है ये सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल इंड एस 12 में भी आपको दिया हुआ है, जो मैंने जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े होंगे उनको मालूम है। ठीक है, कि मैंने यही सेम क्वेश्चन वहां पे भी कराया है। ठीक है, आपके पास फेयर वैल्यू दी हुई है प्लांट एंड मशीनरी की 120, फर्नीचर की दी है 130, डेटर्स दिए हुए हैं 140 के, और ये रुपीज इन थाउजेंड्स हैं। क्रेडिटर्स 100 के, डेटर्स 70, सॉरी डिवेंचर्स 70 के, पीसी आप पे कर रहे हो 300, टैक्स रेट है 30%। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट ये दी हुई है। ओके, कैलकुलेट करना है गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज। तो याद रखना दोस्तों, कैरिंग अमाउंट क्या होगी। अच्छा, अपने को क्या लेके चलना रहता है सर, अपन ने क्या समझा, अपने को क्या लेके चलना है सर, हमेशा टैक्स बेस फाइंड करना है और कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है। अब कंफ्यूजन क्या होगी, कई लोग ना इस कैरिंग अमाउंट को कहां ले आएंगे, यहां पे ले आएंगे। आंसर इज नो बेटा, ये कैरिंग अमाउंट मतलब ये दी हुई है बुक वैल्यू, और ये कैरिंग अमाउंट होती है फेयर वैल्यू ऑफ असेट स्लैश लायबिलिटी एज पर एक्वायरर। तो अपने को ये लेना होगा यहां पर, और ये जो है ये आएगा टैक्स बेस में, ये जो फिगर्स दिए हुए हैं ये टैक्स बेस में आएंगे, और फिर उसके बाद इस 30% से इंटू कर देंगे इनके डिफरेंस को, तो लास्ट में अपने को मालूम चलेगा कि DTA है या DTL है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, यहां पे एसेट और लायबिलिटी मत लिख देना, क्योंकि अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो, आपको कैसे पता कि एसेट और लायबिलिटी आने वाला है। ओके, तो आप पहले पूरे कैलकुलेशन करो। तो कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। मतलब ये एक तरह से आपको मैं बोल दूं, यहां पे इसको अपन बोलेंगे फेयर वैल्यू और इसको कैरिंग अमाउंट। गॉट इट? चलो, हाँ चलो, प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहला असेट दिया है, फेयर वैल्यू कितनी है 120, ये 90, डिफरेंस क्या आया सर 30 का। ओके, 30 का डिफरेंस है। मुझे बताओ, आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, आप 120 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हो और आपकी गर्लफ्रेंड 90 किलोमीटर के पास पे खड़ी हुई, तो आपको भी 90 वाले स्टैंड पे ही पहुंचना पड़ेगा। गर्लफ्रेंड को थोड़ी बोलोगे कि आगे आओ, तुम पीछे जाओगे ना। यस, वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपने क्या किया, असेट आपके हिसाब से क्या आ रहा है 120, और टैक्स बेस कितना आ रहा है 90। कहना इसे
90 तक जाने के लिए आपको 30 से असेट को कम करना पड़ेगा। जब आपने असेट कम किया, जैसे ही आपने असेट को कम किया दोस्तों, कैन से आपने लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, यस और नो। तो ये जो 30 रुपए का डिफरेंस आया, ये कुछ और नहीं, डीटीएल है। रटना बिल्कुल भी नहीं है, लॉजिकली समझना, क्योंकि लोग ना डेफर्ड टैक्स असेट और लायबिलिटी को रटने बैठ जाते हैं। आप सिंपली देखो, असेट कम हो रहा है, इसका मतलब लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। फर्नीचर 130 का है और ये 100 का है, अगेन 30 का डीटीएल। डेटर्स ये 140 और यहां 150। इस बार गर्लफ्रेंड आगे खड़ी है और आप पीछे खड़े हो, तो आप आगे जाओगे, तो आप असेट 10 रुपए से और बढ़ाओगे, तो 10 रुपए से असेट बढ़ाया मतलब 10 का डीटीए आया। अब सोचो 60 का डीटीएल है और 10 का डीटीए है, तो टोटल 50 का डीटीएल आएगा, यस और नो। हाँ सर, ये टोटल 50 का डीटीएल आया। अब अपन लायबिलिटीज को लेस कर दो इसमें से। सर ये 70 का दिया हुआ है बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में, और 50 का कहां पे दिया है, टैक्स लॉज में। सर ये 50 का दिया हुआ है, अच्छा लायबिलिटी है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, तो ये 20 रुपए का डीटीए आ जाएगा, ये 50 का डीटीएल आ जाएगा, 30 का डीटीएल आ गया। अब ये 50 का डीटीएल था और 30 का डीटीएल, टोटल कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 80 का डीटीएल, यस और नो। और ये 80 का डीटीएल इंटू 30%, 24, तो ये आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की आएगी, 24। गॉट इट। हाँ, ये बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, एग्जाम में ये मत लिख के आ जाना, ओके। हाँ, इसके बाद ये आ गया आपका डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी। अब आप निकालोगे क्या, नेट एसेट्स। नेट एसेट निकालने के लिए 120, 130, 140, 100, 70 और डीटीएल आपने वर्किंग नोट से निकाला 24, तो नेट एसेट्स आ गए 196। पीसी आपने पे किया 300 करोड़ आपने पे किए, लेकिन आपको बदले में कितने के नेट एसेट्स मिल रहे हैं, 196। तो कहना इसे आपने एक्स्ट्रा 104 रुपए पे करे, यस और नो। दिस इज नथिंग बट द गुडविल एज पर इंड AS 103। गॉट इट। ऐसे एक दो एग्जांपल और मैंने कराए हैं, तो आप ये नोट्स आपके साथ रहेंगे, तो आप इसको कर लेना। एग्जांपल नंबर 8 आप खुद से करेंगे, ओके। चलिए अब अपन आते हैं नोट नंबर 2 पर। नोट नंबर 2 काय के बारे में बात करता है बेटा, रीएक्वायर्ड राइट्स के बारे में बात करता है। रीएक्वायर्ड राइट्स क्या होते हैं, रीएक्वायर्ड राइट्स क्या होते हैं दोस्तों, समझो। आ जाते हैं अपन चार्ट पे एक बार वापस, ओके। हाँ, ये है रीएक्वायर्ड राइट्स। एक है फ्रेंचाइजर और एक है फ्रेंचाइजी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। भाई फ्रेंचाइजर जो है, फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का जो ओनर है, वो अपनी फ्रेंचाइजी बांटता फिरता है ना, यस और नो, ठीक है। तो जिसको भी फ्रेंचाइजी देगा उससे एग्रीमेंट करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। जो फ्रेंचाइजी है, जिसने फ्रेंचाइजी ली है, वो मैकडॉनल्ड्स के ओनर को कुछ फीस भी तो देगा, यस और नो, फ्रेंचाइजी फीस के नाम से। तो ये जो आपने फ्रेंचाइजी फीस दी है, it will be appearing in the balance sheet of franchisee as franchisee rights। अरे सीधी सी बात है, आपको चाहिए, आपने क्या किया, मैकडॉनल्ड्स से टाई अप किया, एग्रीमेंट किया कि आपको अपने शहर में मैकडॉनल्ड्स का एक फ्रेंचाइजी डालना है। तो कहना ही से आपने जब मैकडॉनल्ड्स वाले को कॉल किया, तो मैकडॉनल्ड्स वाले ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, यस और नो। आप उनका नाम यूज करके आप जो रेस्टोरेंट चलाओगे, उसके बेसिस पे आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। दैट इज नथिंग बट दी फ्रेंचाइजी राइट्स, जो आपकी बैलेंस शीट में आ रहे होंगे, यस और नो। हाँ सर। अब मैकडॉनल्ड्स वाले ने क्या देखा कि यार आप ना चला नहीं पा रहे हो मैकडॉनल्ड्स को, अब गुडविल तो उसकी खराब हो रही ना, क्यों, क्योंकि नाम तो उसका यूज हो रहा है। तो मैकडॉनल्ड्स वाले ने डिसाइड किया, आपके पूरे बिजनेस को ही खरीद लेता हूं, मतलब आपके पूरे आउटलेट को ही खरीद लेता हूं। जैसे ही आपके आउटलेट को खरीदने आएगा, कैन आई से नाउ दिस इज एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस। हाँ सर, इट इज एन एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस। सिंस इट्स एन एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, नेट एसेट्स टेकन ओवर परचेज, नेट एसेट्स निकालने पड़ेंगे। नेट एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, एसेट्स लेस लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ता है, यस। लेकिन साथ में यहां पर जो फ्रेंचाइजी राइट्स थे ना, उसको आपको ऐड कर देना है बाबू, इसको ऐड करना मत भूलना, ओके। दीज राइट्स विच वेयर अर्लियर गिवन टू फ्रेंचाइजर टू फ्रेंचाइजी इज रीएक्वायर्ड राइट्स। ये वापस से क्या कर रहा है, जो फ्रेंचाइजर है ना, फ्रेंचाइजर क्या करेगा, जो फ्रेंचाइजी फीस बार बार ले रहा था ना, और ये फ्रेंचाइजी राइट्स जो बैलेंस शीट में आ रही थी, इसके किसके,
फ्रेंचाइजी की बैलेंस शीट में, तो इस फ्रेंचाइजी की राइट्स को वापस से क्या कर रहा है, री एक्वायर कर रहा है, और इस री एक्विजिशन को अपन ऐड कर देंगे, और इस ऐड करने के बाद क्या करेंगे, री एक्वायर्ड बाय फ्रेंचाइजर, एंड सच फ्रेंचाइजी राइट्स acquired is known as reacquired rights। तो ये जो अपन ने वर्किंग नोट नंबर 2 है reacquired rights, इसको अपन कैसे लिखेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। ओके अच्छा, these rights should be recognized in net assets acquired at fair value। franchisor also account for loss on reacquired rights। अब loss on reacquired rights कैसे रिकॉग्नाइज करोगे आप, अमाउंट पेबल लेस कैरिंग अमाउंट और सेटलमेंट अमाउंट, या तो जो आपने अमाउंट पे किया और उस दिन पे कैरिंग अमाउंट कितनी थी बैलेंस शीट में, उसको देख लो, उनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, जो आपने अमाउंट पे किया सामने वाले को, फ्रेंचाइजी को, आप मैकडॉनल्ड्स वाले ने आपको जो अमाउंट पे किया, ठीक है, और उसके बेसिस पे जो डिफरेंस था वो अमाउंट निकाल लो, या फिर जितने पे आपका एग्रीमेंट सेटल हुआ है, विच एवर इज लोअर, वो जो भी लोअर अमाउंट होगा वो क्या होगा, लॉस ऑन रिक्वायर्ड राइट्स। ओके इससे रिलेटेड अभी आपको अगर नहीं भी समझा ये लॉस ऑन रिक्वायर्ड राइट्स, कोई बात नहीं, मैंने इसके जस्ट नीचे आपको एग्जांपल नंबर 9 देके रखा है, इसमें अपन पढ़ते हैं। फ्रेंचाइजी फीस है ₹10 लाख फॉर 10 ईयर्स, मतलब हर साल आप क्या कर रहे हो, फ्रेंचाइजी फी पे कर रहे हो। ओके सेटलमेंट अमाउंट इन केस ऑफ टर्मिनेशन बाय ईदर ऑफ द पार्टी एट 50% अबव कैरिंग अमाउंट, जो भी पार्टी टर्मिनेट करेगी इस एग्रीमेंट को, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी में, चाहे वो फ्रेंचाइजर हो सकता है, वो उसका माना है कि भाई सामने वाले का बिजनेस कंट्रोल करना है, या फिर ये जो भी हो रहा है, तो वो जो सेटलमेंट अमाउंट होगा एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वहां वो कितने पे सेटल होगा, एबव 50% एबव द कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ टर्मिनेशन। फ्रेंचाइजर रीएक्वायर्ड फ्रेंचाइजी आफ्टर 4 इयर्स, 10 साल के लिए दी थी, 4 साल के बाद ही उसने रीक्वायर कर लिया। ओके वापस से खरीद ली। ओके फेयर वैल्यू ऑफ द फ्रेंचाइजी राइट्स ऑफ रिमेनिंग 6 इयर्स इज इक्वल टू 16 लाख। जो 6 साल, अच्छा 4 साल तो आपके पास थी फ्रेंचाइजी, 6 साल जो बची उसका फेयर वैल्यू कितना दिया था फ्रेंचाइजी राइट्स का, 16 लाख दिया हुआ है। तो अब अपन कैसे निकालेंगे, तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे 16 लाख की फेयर वैल्यू को एज रीक्वायर्ड राइट्स। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, ये जो राइट्स रिक्वायर हो रहे हैं वो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होते हैं, तो फेयर वैल्यू कितनी बची हुई थी उस रिमेनिंग पार्ट की, 16 लाख। ओके लॉस कैसे निकालोगे, तो लॉस के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, सेटलमेंट अमाउंट। सेटलमेंट कितने पे होगा सर, आपने 10 लाख 10 साल के लिए किया था, 4 साल बाद ही ये टूट गया। 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस थी आपकी 10 साल के लिए, 4 साल बाद ही फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट टूट गया, टर्मिनेट हो गई, तो कहना ही से 4 लाख एग्जॉस्ट हो गया, बचे कितने 6 लाख। 6 लाख दैट इज द कैरिंग अमाउंट, और इस कैरिंग अमाउंट प्लस 50%, सर ये क्या कौन बोल रहा है, एग्रीमेंट, तो ये आ जाएगा आपका 6 लाख प्लस 50% इज इक्वल टू 9 लाख, और ये जो 9 लाख है ये क्या हो जाएगा आपका सेटलमेंट अमाउंट। रुको अभी सबर करो, बोला ना धक्का मुक्की नहीं करना है, अभी अपने को क्या निकालना है, इसके अलावा कैरिंग अमाउंट भी तो निकालनी है। तो दोस्तों कैरिंग अमाउंट कैसे निकालोगे, कैरिंग अमाउंट इक्वल्स टू 10 लाख लेस 4/10 इंटू 10 लाख, तो ये आ जाएगा 6 लाख। ये कुछ और नहीं कैरिंग अमाउंट है, और ये कैरिंग अमाउंट अपन ने कैसे निकाली, इस पे 50% ऐड कर दिया, सेटलमेंट आ गया। अब अपन लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, 16 ये अमाउंट पेबल इज नथिंग बट द फेयर वैल्यू, तो 16 लेस 6 10 लाख, और सेटलमेंट अमाउंट कितना है 9 लाख, विच एवर इज लोअर, तो लॉस कितना हो गया 9 लाख का लॉस हो गया। इज दैट क्लियर, ये लॉस भी रिकॉग्नाइज होगा बुक्स में। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर और नॉट। अब मान लो पीसी 100 लाख रुपए का था, पीसी आपको सामने वाला कितने का दे रहा था 100 लाख का, उसमें से पीसी में से ये 9 लाख का जो लॉस है ना ये भी एडजस्ट होगा, तो एडजस्टेड पीसी अपना कितना आ जाएगा 91 लाख का। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके चलिए, इज दैट क्लियर, हाँ बस ये मान के चलना है कि ये अपनी चीज है। और आप समझो, मान लो नेट एसेट्स 70 के, पीसी 100 का था, तो 30 की गुडविल आ रही थी, यस और नो। बट अब क्या हो जाएगा एडजस्टेड पीसी के केस में, 70 का नेट एसेट है, 91 का ही पीसी बचा, तो 21 का क्या आएगा गुडविल एज पर इंड AS 103। गॉट इट, हाँ सर गॉट इट, ये आ गया समझ में। चलिए ठीक है, मान लो एक एग्जांपल और है, लॉस यहां पे निकालने के लिए दिया था, तो ये आप ये खुद से कर सकते हो, इसमें मैंने फिगर सारे देके रखे हैं।
ये मैंने क्या हर एक वेराइटी के दो दो क्वेश्चन करा के रखे, तो एक अपन रिवीजन में लेते चल रहे हैं। आई होप इतना यहां तक आपको क्लियर है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रीएक्वायर्ड राइट्स के जो क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 19, फ्रेंचाइजी राइट्स एज intangible assets, reacquired rights while doing the purchase price allocation since it's a, ये theoretical question है, देख लेना। illustration 20 based on illustration, ये जो अपन ने डिस्कस किया 9, उसी की बेसिस पे है, ये भी आप डिस्कस कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है कि एबीसी लिमिटेड है, एक्वायर कर रही पीक्यूआर को, कंसिडरेशन 1 करोड़ का है। 4 साल बाद क्या हो रहा है, 10 साल का जो लाइसेंस था वो खत्म हो गया यूरोप में। कॉस्ट ऑफ द लाइसेंस वाज 2.5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट अलाउज ईदर पार्टी टू टर्मिनेट, और उसमें क्या होगा, इनिशियल फी प्लस 20%, अपने एग्जांपल में 50% था, यहाँ 20% देना है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन सेटलमेंट अमाउंट विल बी 1,80,000। कैसे आया, 2,50,000 इंटू 6 साल के लिए बचा, 4 साल के बाद तो रिवोक कर दिया ना इन्होंने, तो 6 साल डिवाइड बाई 10 इन प्लस 20%, तो आ जाएगा सेटलमेंट अमाउंट। एबीसी लिमिटेड हैड एक्वायर्ड पीक्यूआर लिमिटेड बिकॉज इट सीम्स हाई पोटेंशियल इन यूरोपियन मार्केट विशेस टू एक्सप्लॉइट इट। एबीसी कैलकुलेट्स दैट अंडर द करंट इकोनॉमिक एंड करंट प्राइसेस इट विल ग्रांट 6-year franchisee for a price of 4,50,000। हाउ इज द लाइसेंस फॉर्म एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो रिकॉग्निशन कितने पे आएगा भाई, फेयर वैल्यू उन्होंने आपको दे दी, फेयर वैल्यू 6 साल की कितनी दी है, 4.5 लाख, तो ये तो आ जाएगा पीसी के टाइम पे। अच्छा, लॉस अपने को लेस करना होता है वहां पे, तो कैरिंग अमाउंट अपन ने निकाला ये, और सेटलमेंट अमाउंट अपने को ये दिया हुआ है, तो अमाउंट पेबल कितना आ जाएगा, अमाउंट पेबल अपने को ये दिया हुआ है, तो अपन निकाल लेंगे लॉस, अमाउंट पेबल लेस कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितना था, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 4,50,000, 1,50,000, 3 lakhs और सेटलमेंट 1,80,000, लॉस कितना आया, 1,80,000। तो पीसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर पीसी कितना आ जाएगा, 1 करोड़ जो पीसी आप पे कर रहे थे उसमें से 1,80,000 लेस कर दो, तो 98.2 lakhs का क्या आ जाएगा, परचेस कंसीडरेशन। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों अपन नोट नंबर 3 पर। आई होप अपने को नोट नंबर 1 और 2 बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद ज्यादा अपने का इंडियस में ये एक्विजिशन मेथड एक बार जब हो जाएगी ना, तो आप ये मान के चलना 60% ऑफ अपना इंडियस खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो बाकी जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा टाइम इसलिए लगता है बिकॉज छोटी छोटी चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन एक एक चीज में करनी पड़ रही है, और छोटे क्वेश्चंस भी इसमें कई भी सारे बन सकते हैं। ठीक है, आते हैं नोट नंबर 3 पर, दैट इज इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट। इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लें कि अमाउंट promised by equerry to acquire against contingent liability transferred, such amount is known as indemnification of asset। अमाउंट कौन प्रॉमिस कर रहा है, एक्वेरी। किसको कर रहा है प्रॉमिस, एक्वायरर को, अगेंस्ट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। भाई आपने सामने वाले का बिजनेस परचेज किया, ओके, तो जो एक्वायरी है जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हो वो बोल रहा है कि भैया ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना, इसके अगेंस्ट हम आपको ये इतना पर्टिकुलर अमाउंट दे देंगे, ओके, तो इसको बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। आप किसी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को ट्रांसफर करा रहे हो ड्यूरिंग बिजनेस एक्विजिशन, और उसके बदले में आप एक्वायरर को कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हो, दैट इज नथिंग बट द इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट। सर ये मीनिंग तो समझ में आ गई, मेजरमेंट कैसे होगा, तो मेजरमेंट के लिए इंड AS 103 बोलता है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है वो, या फिर अमाउंट जो प्रॉमिस किया है किसने, एक्वेरी ने, विच एवर इज लोअर। ये जो एरो है ना, ये नीचे नहीं जा रहा है, ये पिंक कलर का जो एरो है ये विच एवर इज लोअर बता रहा है दोस्तों आपको। ओके, नाउ रिकॉग्निशन कैसे होगा, अगर ये कलेक्टेबल है तो इनिशियली एज एसेट इन द बैलेंस शीट, और एंट्री क्या आएगी, नेट एसेट अकाउंट डेबिट, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू करेंट लायबिलिटी, या जो भी आया टू मोड ऑफ पेमेंट। ओके, और डिफरेंस कहां जाएगा, गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस में। सब्सिक्वेंटली एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडेमनिफिकेशन, क्यों, क्योंकि ये फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज होती है ना भाई। अब अगर ये फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज हो रही है तो आगे जाके फेयर वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि फेयर वैल्यू का तो नाम ही है। फेयर वैल्यू किस कंसेप्ट पे जीता है कि नथिंग इज परमानेंट, इट विल गोइंग टू चेंज एवरी टाइम। ओके, तो जो भी चेंज होगा उसको कहां से एडजस्ट करोगे आप, पी और एल से एडजस्ट करोगे। कहां से करोगे, पी और एल से एडजस्ट करोगे। गॉट इट, ओके। ये मैंने आपको ये चार्ट बना के समझाया था, आई होप वैसे ये जो चार्ट है इससे ही आप समझ जाओगे। ओके, चलिए यहां पे क्या हुआ, असेट्स और लायबिलिटीज में से कुछ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी,
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या थी, 1 लाख की। अच्छा सॉरी, मैंने इसको ना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बोलना था, करेंट लायबिलिटी गलती से बोल गया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है इस एंट्री में ये, ओके। हाँ, बिजनेस एक्विजिशन हो रहा है, सामने वाले के एसेट्स और लायबिलिटीज में एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 1 लाख की। हर्षवर्धन ने गारंटी ली, हर्षवर्धन को मैं टेक ओवर कर रहा हूं, मैं एचडी लिमिटेड हूं, हर्षवर्धन को टेक ओवर कर रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या था, 1 लाख का क्या था कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, और हर्षवर्धन गारंटी कर रहा है कि इसमें से 60% ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट वो देगा, दैट इज कितना, 1 लाख का 60% मतलब 60,000 वो देगा, गारंटी कर रहा है अमाउंट, यस। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटीड पार्ट ऑफ द करेंट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज 55,000 विच एवर इज लोअर। तो हम इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट किस पे बुक करेंगे, मेजरमेंट किस पे करेंगे, 55,000 पे करेंगे। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ऑब्लिगेशन है विच इज सर्टेन बट अमाउंट इज अनसर्टेन, दैट इज अमाउंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, और ऑब्लिगेशन इज अनसर्टेन एंड डिग्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी इज मोर देन 50%, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। सर ये कहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा इंड AS 37 में दिया हुआ है, ओके ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक आपका एग्जांपल नंबर 16 दिया हुआ बुक्स में, पेज 12.43। ये कौन सी किताब है सर, स्टडी मटेरियल, ओके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, ओके। देखिए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपको करा देता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक एबीसी लिमिटेड है जो एक्वायर कर रही है बेवरेज कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड फ्रॉम एक्सवाइजेड लिमिटेड, एक्वायर्ड बेवरेज कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड फ्रॉम एक्सवाइजेड लिमिटेड, ठीक है। तो एक्वायरी कौन हो गया, एक्सवाइजेड, और एक्वायरर कौन हो गया, एबीसी, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पीक्यूआर लिमिटेड इज डिफेंडेंट इन अ कोर्ट केस वेयरबाय सर्टेन कस्टमर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड हैव alleged that its product contains pesticides in excess of the permissible levels that have caused them health damage, ओके इन पे कोई केस चल रहा है, केस चल रहा है तो भाई वो कॉन्टिंजेंट एसेट लायबिलिटी होगी। तो भैया कॉन्टिंजेंट एसेट है, क्यों, क्योंकि डैमेजेस का सूट अमाउंट कितना है, 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ की तो लायबिलिटी हो जाएगी। एक्सवाइजेड, क्यों, अगर ये केस हारे तो 2 करोड़ देने पड़ सकते हैं बट अभी सर्टन नहीं है। एक्सवाइजेड हैज इंडेमनिफाइड एबीसी फॉर द लॉसेस इफ ड्यू टू द केस फॉर अमाउंट अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक की उन्होंने गारंटी कर दी है, ओके। फेयर वैल्यू कितनी उसकी, 70 लाख, ठीक है। हाउ शुड ABC account for the contingent liability and indemnification of asset? What if the fair value of the liability is 1.2 instead of 70? अच्छा, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ ली। पहले तो ये नॉर्मल केस जो दिया हो वो, लास्ट में उन्होंने बोला कि अगर ये 70 लाख की जगह पे 1 करोड़ 20 लाख है तो क्या होगा। तो पहला केस अपन सॉल्व करते हैं। भैया फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितनी दी हुई है, 70 लाख, और अपन ने क्या सीखा है, क्या सीखा है दोस्तों, फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और अमाउंट प्रोमिस्ड विच एवर इज लोअर। अमाउंट कितना प्रॉमिस है सर, 1 करोड़, विच एवर इज लेस। तो इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट कितने का रिकॉग्नाइज होगा बुक्स में, 70 लाख का। अच्छा, अगर ये 1 करोड़ 20 लाख इसकी फेयर वैल्यू हो जाती है और एक्चुअल कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 करोड़ है, अमाउंट प्रॉमिस कितना किया, 1 करोड़, फेयर वैल्यू ऑफ द कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी, 1 करोड़ 20 लाख, तो विच एवर इज लोअर, तो इंडेमनिफिकेशन कितने का आ जाएगा, 1 करोड़ का। और इन्होंने 2 चीजें पूछी थी, सर अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कितने पे आएगी, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जितने पे एक्चुअल थी उतने पे आएगी, 2 करोड़ 2 करोड़ दोनों केसेस में। लेकिन इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट हर बार चेंज हो जाएगा। डन, ये देखो अपन ने वही किया यहां पे। चलो यहां तक समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ओके पक्का। सो यहां पर अपन ने खत्म कर लिया इसको, किसको, इंडेमनिफिकेशन वाले पार्ट को, दैट इज नोट नंबर 3 को, ओके। इसके बाद एक चीज मेरे को आपको बतानी थी, दैट इज द मेजरमेंट पीरियड। सर व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट पीरियड? मेजरमेंट पीरियड आता है 2 चीजों पे, कैसे, देखो समझना, अपने इंड AS में क्या है, जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को पहली बार बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन इनिशियल रिकॉग्निशन, और 31 मार्च को उसको वापस से रीमेजर करते हैं, दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज नथिंग बट मेजरमेंट पीरियड। अब क्या होता है कि मान लो जब बिजनेस एक्वायर किया आपने, तो पहले दिन आप 103 के हिसाब से इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे होगे, लेकिन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे उस एसेट और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू चेंज हो गई ना, तो ये जो मेजरमेंट पीरियड है इस दौरान उसकी फेयर वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये जो चेंज हो रही है फेयर वैल्यू, इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, ओके। तो इसके लिए अपन समझते हैं कि पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय द मेजरमेंट पीरियड। इंड AS बोलता है मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन,
मैक्सिमम कितना, 12 महीने। असेट्स एंड लायबिलिटीज A/L है, ठीक है। Assets were measured at provisional values or as on the date of acquisition due to lack of information। जिस दिन बिजनेस एक्वायर हो रहा है उस दिन अपन प्रोविजनल वैल्यू पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन उस दिन सारी अवेलेबल नहीं होती है। तो उस केस में, इन सच केस द एक्वायरी शेल रिपोर्ट असेट्स एंड लायबिलिटीज एट प्रोविजनल वैल्यूज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो एक्वायरी है जिसका आपने बिजनेस परचेज किया वो तो बैलेंस शीट कब बनाने वाली है, 31 मार्च को, यस और नो। लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन उस दिन पे उसकी बुक वैल्यू क्या होगी ये वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो जितनी गिवन इंफॉर्मेशन हो उसके हिसाब से प्रोविजनल वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, ठीक है। अब ये प्रोविजनल वैल्यू आपने निकाल ली तो कहना इसे आपको आगे जाके एडिशनल इंफॉर्मेशन भी निकालनी पड़ेगी। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर मिली तो क्या होगा, अच्छा ये सब फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो अपने को गिवन होंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसके बेसिस पे काउंटिंग होगी। तो अगर जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं हमें मिल गए, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल गई विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और इफ सिचुएशन एग्जिस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन वाली डेट पे ही हमें सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है तो जो भी चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स लायबिलिटीज हैं और जो भी उनके डिफरेंस है एक्चुअल फेयर वैल्यू और प्रोविजनल फेयर वैल्यू में, वो काय से एडजस्ट हो जाएगा, गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज से। और एंट्री क्या होगी, नेट एसेट्स टेकन ओवर टू पीसी, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है इनमें से कोई एक आ जाएगा फिगर, ठीक है। सर अगर ये सिचुएशन ही एग्जिस्ट नहीं हो रही डेट ऑफ एक्विजिशन पे, मतलब ये बाद में मालूम चलेगी, जब ये इंफॉर्मेशन ही बाद में मिली तो भाई साहब अपन P/L से इसको एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर, यस और नो गाइस? ओके चलिए, अगर 12 महीने के बाद मालूम चला फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, कहना इसे ये तो मेजरमेंट पीरियड के बाहर का एडजस्टमेंट हो गया। जब ये बाहर का एडजस्टमेंट हो गया तो अगेन P/L। ओके गॉट इट। ओके, अब यहां तक में अपन ने क्या खत्म कर दिया भाई साहब, अपन ने खत्म कर दिया है क्या, हमारा स्टेप नंबर 3। याद करो हम कहां पे थे, स्टेप नंबर एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था स्टेप नंबर 1 दैट इज द आइडेंटिफाई द एक्वायरर, लीगल है कि अकाउंटिंग एक्वायरर है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ एक्विजिशन। स्टेप नंबर 3 में हम पढ़ रहे थे नेट असेट्स टेकन ओवर की कैलकुलेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लेना है। साथ ही साथ नोट नंबर 1 हमने पढ़ा जिसमें हम या तो डेफर्ड टैक्स असेट्स निकालेंगे वो ऐड होगा, या फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी वो लेस होगी, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें देखा कि भैया रीएक्वायर्ड राइट्स को ऐड करना है, साथ ही साथ इंडेमनिफिकेशन ऑफ असेट का अगर कुछ हो रहा है नोट नंबर 3 में उसको भी ऐड कर दो। और साथ ही साथ इंडेमनिफिकेशन में क्या लेंगे अपन, फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और द प्रोमिस्ड अमाउंट विच एवर इज लोअर। याद है कि नहीं है, याद है सर। रीएक्वायर्ड राइट्स में फेयर वैल्यू वाला पार्ट लेते हैं अपन, यस और नो, नोट नंबर 2 में जो हमने पढ़ा था, हाँ। उसके बाद लेस करते टाइम लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके अलावा कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी उसको भी लेस करना था, कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है उसको भी लेस करना था। तो अपना क्या आ जाएगा, व्हाट इज दैट फिगर कॉल्ड एज नेट असेट्स टेकन ओवर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट पढ़ लिया मेजरमेंट पीरियड का। यहां तक में इंडिया इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें अगर जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी लाइक कि अपना अगला एडजस्टमेंट है स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 हमने क्या पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। पीसी कैसे कैलकुलेट होंगे, एस 14 वाला बात यहां पे नहीं होगी, ये इंड एस 103 हम पढ़ रहे हैं। यहां पर परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होगा इसको अपने को देखना है। तो पीसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। क्या पीसी का जब भुगतान हो रहा है, परचेज कंसिडरेशन कौन पे करता है भाई, एक्वायरर पे करता है। एक्वायरर पे करता है जिसके पास या तो कंट्रोल आ गया या फिर वो लीगल एक्वायरर है। पीसी कौन पे करता है, लीगल एक्वायरर। तो जो लीगल एक्वायरर है सबसे पहले वो क्या सबसे पहले हमें उसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या वो कोई एसेट दे रहा है बदले में। क्यों, क्योंकि हमने एंट्री कैसी की थी, मोड ऑफ पेमेंट। तो मोड ऑफ पेमेंट तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब मोड ऑफ पेमेंट में मान लो वो कोई एसेट दे रहा है तो उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या है उस दिन पर, डेट ऑफ एक्विजिशन पर। तो फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इसके लिए अपन नोट नंबर 1 की कैलकुलेशन देखते हैं।
कोई कैश कंसिडरेशन है क्या, वो भी देख लो। सर फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी इशूड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन पर आप कैश कंसिडरेशन के साथ साथ कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं इशू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स तो नहीं दे रहे हो उसको पीसी के रूप में, ओके उसको कैलकुलेट कर लो। वो कैसे कैलकुलेट होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एक्वायरर इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरर, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आप इशू कर रहे हो वो और उसकी फेयर वैल्यू क्या है उसको इनटू कर दो, और उसको अपन बोलते हैं स्वैप रेशियो। ये कैसे कैलकुलेट होगा, स्वैप रेशियो इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरी इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरर, तो ये आपका आ जाएगा स्वैप रेशियो। या आपको क्वेश्चन में एक्सचेंज रेशियो भी दिया होगा, डोंट वरी, आपको कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन दी होगी, या तो डायरेक्ट ये सब दिया होगा या आपको स्वैप रेशियो दिया होगा, नहीं तो एक्सचेंज रेशियो दिया होगा। नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्वैप रेशियो। कैसे कैलकुलेट करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरी डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्वायरर। अगर आप में एसएफएम में या एएफएम में एक चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस एक्विजिशन मर्जर अमालगमेशन करके एक चैप्टर है एएफएम में, वहां पर भी अपन स्वैप रेशियो ऐसे ही निकालते हैं कि टारगेट कंपनी और वगैरह का, टारगेट कंपनी और वगैरह को के बेसिस पे निकालते हैं स्वैप रेशियो। यस और नो, आंसर इज यस। तो वही यहां पे क्या हो रहा है, एक्वायरी कंपनी और एक्वायरर, तो वहां भी अपन स्वैप रेशियो कैसे निकालते थे, एक्वायरी और एक्वायरी को डिवाइड कर देते थे उसकी डेटा को बाय द एक्वायरर कंपनी के डेटा से। तो वैसे ही यहां पे क्या करेंगे, अपने को स्वैप रेशियो निकालना है किसके बेसिस पे, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, तो ये निकाल लिया। फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गिवन, अगर ऐसा केस है कि भैया फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही गिवन नहीं है तो आप नहीं यूज कर पाओगे इसको, फिर आप क्या करोगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये कैसे निकालोगे, ये सर इससे स्टेप नंबर 3 पे ही अपन ने कैलकुलेट कर लिया है। यस और नो, ये मत बोलना कि ये दिया ही नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके। साथ ही साथ कोई फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, मतलब इन फ्यूचर किसी इवेंट के होने पर आप एक्स्ट्रा कोई कंसिडरेशन देने वाले हो तो उसको अपन निकाल लेंगे, इसको नोट नंबर 2। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी डेफर्ड कंसिडरेशन, भाई साहब आप कंसिडरेशन दोगे बाद में, आज नहीं दे रहे हो डेट ऑफ एक्विजिशन पर, बट देना तय है, आप देने वाले हो उसको, तो उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है उसको नोट नंबर 3 में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही साथ कोई शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हैं क्या, एज पर 102 नोट नंबर 4, ये सब का टोटल आएगा, दैट विल बी योर पीसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन इसमें से सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस वगैरह करना पड़ेगा, अमाउंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन वगैरह इसको कंसीडर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेबल टू द वेंडर कंपनी। इज दैट क्लियर टू यू गाइज? यस सर। अब अपन धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। नोट नंबर 1 को समझेंगे, नोट नंबर 1 के बाद ये फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे, उसके बाद अपन यहां पे आएंगे कहां पे, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 3 में, नोट नंबर 4 में, और क्वेश्चंस भी साथ में इससे रिलेटेड जो मॉड्यूल में गिवन है उनको करते चलेंगे। तो आ जाते हैं नोट नंबर 1 में, फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर, एनी डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू दैट इज द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू द पीओरएल। बस ये याद रखना, जो भी एसेट वो दे रहा है, कौन दे रहा है, एक्वायरर, इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो उसकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो उस एसेट को तो दे दो, लेकिन उस डिफरेंस को पीओरएल से एडजस्ट कर दो। बस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। पहले उन्होंने क्या किया देखो, चलो बता ही देता हूं ना यार, 2 मिनट लगेंगे। ए लिमिटेड ने बी को एक्वायर किया, ओनर ऑफ बी लिमिटेड आर गिवन लैंड ओन्ड बाय ए लिमिटेड इन लिeu ऑफ एंटायर बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड। बुक वैल्यू ऑफ द लैंड इज 100 और फेयर वैल्यू उसकी 1000 है। अब मुझे बताओ लैंड की बुक वैल्यू कितनी है, 100 और फेयर वैल्यू 1000। कहना इसे डिफरेंस कितना आया, 900 के डिफरेंस को कहां पे लेके जाओगे, पीओरएल में। जैसे ही आप उसको पीओरएल पे लेके चले गए, उसके बाद आप क्या करोगे, बस गुडविल कैलकुलेट कर लो। अब क्या किया, नेट असेट्स कितने थे सर, 700। नेट असेट्स कितने थे, 700। बदले में आप क्या दे रहे हो पीसी के रूप में, 1000 रुपए की लैंड, तो 300 का क्या आ गया, गुडविल। और एंट्री क्या हो जाएगी, नेट असेट्स डेबिट टू वेंडर, मतलब पीसी 1000 और गुडविल 300। गॉट इट? यस। और आप एक सब्सिक्वेंट री एंट्री भी मारोगे, काय की, सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू लैंड 1000 की होगी ना अब आपकी लैंड, हाँ ओके। आते हैं नोट नंबर 2 पर। सर ये नोट नंबर 2 क्या है, ये नोट नंबर 2 कुछ और नहीं बेटा, ये क्या है ये समझो।
फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, बहुत आसान है, 1 मिनट ध्यान से सुन लोगे समझ जाओगे। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन मतलब अनसर्टेन है, कंडीशनल है किसी चीज पर, यस और नो। सर कंडीशनल है तो पेबल किसको है, ये पेबल टू एक्वायरी एंटिटी, ओके। और यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो एक्वायरी एंटिटी को पे कर रहे हो आप, मतलब सामने वाली कंपनी को, या फिर उसके एम्प्लॉइज को, करेक्ट, दोनों को अपन समझेंगे। अगर आप किसको पे कर रहे हो, कंपनी को, तो भैया काहे पे मीजर होगा, फेयर वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। और रिकॉग्निशन कैसे होगा, वेंडर डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ये जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का जो प्रोविजन बनाओगे, ये क्या आज आप दे रहे हो, नहीं, ये किसी चीज पर सर्टेन है होगा, कंडीशनल है, लेकिन ये किस पे रिकॉग्नाइज करोगे, फेयर वैल्यू पर। और ये बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, अगर ये लायबिलिटी हुई तो इट इज टू बी सेटल्ड इन कैश, और अगर ये इक्विटी हुई तो इन दी फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स पे ये सेटल हो जाएगा। अच्छा, subsequently remeasurement कैसे होगा इसका, if there is a change in fair value of the contingent consideration and if the contingent consideration is liability, अगर हमने पढ़ा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी, अगर कोई liability है तो वो FBTPL के थ्रू होगा, और अगर कोई इक्विटी है तो इक्विटी का subsequent remeasurement होता ही नहीं है। अरे यस और नो, आंसर इज यस। तो लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट रिमेजरमेंट अपन ने इंड AS 109 में पढ़ा था, कौन सा मेथड यूज करते थे, FBTPL मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। नाउ सर सेटलमेंट के टाइम पे एंट्री क्या होगी, प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। अभी इन फ्यूचर जब ये प्रोविजन कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का पे ऑफ होगा तो या तो वो लायबिलिटी हुई तो बैंक के थ्रू पे करोगे, और अगर इक्विटी शेयर्स उसके बिहाफ पे दिए तो टू इक्विटी आ जाएगा, बस याद रखना, ओके। और अगर ये इक्विटी हुआ तो उसका सब्सिक्वेंट रिमेजरमेंट मत करने बैठ जाना, ढोक लो, ओके। हाँ चलिए अब मान लो ये तो केस कब हुआ सर, जब आप किसको पे कर रहे हो, ये कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन किसको पे कर रहे हो, सामने वाली कंपनी पर, कंपनी को। लेकिन आप इस बार कंपनी को नहीं पे कर रहे हो, सामने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को पे कर रहे हो। और उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 क्या है, ओनली फॉर द सर्विस टर्म then contingent consideration should be treated as employee benefit expense and it should not be part of purchase consideration। याद रखना, अगर दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, याद रखना, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझना ध्यान से। समझने के लिए आपको क्या समझना है कि भाई अगर आप जो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है सामने वाली कंपनी को नहीं दे रहे, सामने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को दे रहे हो, और वहां पर सिचुएशन है ओनली फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस टर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉइज, तो उसको फिर आप परचेज कंसिडरेशन मतलब इंड AS 103 में नहीं लोगे। वो इट विल बी वो जो अमाउंट है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का वो ट्रीट हो जाएगा एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और ये अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ट्रीट करोगे आप तो इसकी अकाउंटिंग इंड AS 102 के हिसाब से होगी, 103 के हिसाब से नहीं होगी। सिचुएशन नंबर 2, भाई साहब सर्विस टर्म नहीं है, टारगेट बेस्ड है, then it will be forming part of the purchase consideration and accounting will be done same as amount payable to entity। मतलब अगर टारगेट बेस्ड एम्प्लॉई है, टारगेट बेस्ड एम्प्लॉई है, सर्विस बेस्ड एम्प्लॉई नहीं है, टारगेट बेस्ड एम्प्लॉई है, तो सेम ट्रीटमेंट जो हमने यहां सीखा, गॉट इट, ये वाला, ये सेम ट्रीटमेंट यहां पे सिचुएशन नंबर 2 में। सिचुएशन नंबर 3, सर दोनों चीजें हैं सर, एम्प्लॉय को तो दे रहे हैं अपन, लेकिन उस एम्प्लॉय को सर्विस टर्म भी दिया हुआ है और कुछ टारगेट भी दे के रखा है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्तों क्या करना होगा, ऐसे केस में हमें सबसे पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या सर्विस टर्म ज्यादा है या सर्विस टर्म ज्यादा है, क्या सर्विस टर्म ज्यादा बड़ा है क्या टारगेट बेस से, या फिर सर्विस टर्म छोटा है क्या टारगेट बेस से। अगर सर्विस टर्म बड़ा हुआ तो अगेन नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पीसी, अकाउंटेड एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एज पर इंड AS 102। अगर टारगेट बेस्ड है तो अगेन वही जो अपन ने यहां ऊपर सिचुएशन 2 मतलब यहां पे जो अपन ने पढ़ा है कि क्या करेंगे भाई साहब, वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू
प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन ये इनिशियली रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर ये लायबिलिटी हुई तो इसका सेटलमेंट बैंक के थ्रू करेंगे, और साथ ही साथ बीच में जो सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट होगा वो पीओआरएल के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी है तो एफबीटीपीएल मेथड यूज होगा। लेकिन अगर ये इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में सेटलमेंट होगा और इसका सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट नहीं होगा, बिकॉज इक्विटी का रीमेजरमेंट कभी नहीं हो सकता। ओके, सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस नोट नंबर 2। और इससे रिलेटेड अपन ने एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 26, पेज नंबर 12.65 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। इसको देख लेते हैं, इससे ये एग्जाम में भी आ चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन देख लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो एक एग्जाम्पल नंबर 12 ये मेरे हैंड रिटन नोट्स में अटैच है। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पे अटैच करके रखे हैं जो एमटीपी नवंबर 19 और आरटीपी मई 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको भी अपन देख लेंगे ताकि अपने को ये सारी वैरायटी खत्म हो जाए, और फिर अपन नोट नंबर 3 में जाएंगे, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसीडरेशन। ओके, चलिए आ जाते हैं अपन ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 26। चलिए रीड करते हैं मैं और आप साथ में। एबीसी लिमिटेड एक्वायर कर रहे हैं ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसलिए वो टेक ओवर कर रहे हैं सारे शेयर्स। XYZ had 3 shareholders with equal shareholdings, 2 of their whom were also senior level employees of XYZ and would continue as employee पोस्ट एक्विजिशन ऑफ द शेयर। मतलब जो 3 शेयर होल्डर्स हैं उसमें से 2 लोग हैं ना, एक्विजिशन के बाद एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यू। ओके, जब वो कंटिन्यू उसको करेंगे तो क्या वो बोल रहा है क्वेश्चन में ध्यान से समझना। एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स विल रिसीव 60 lakhs प्लस एन एडिशनल, जो एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स हैं वो 60 लाख ईच विल रिसीव ईच 60 lakhs plus an additional payment of this amount to this based on what? Based on multiple of earnings over the next 2 years. चलिए, यहां पर अपन क्या देख रहे थे कि भाई इसमें से इतना based on multiple of earnings over the next 2 years. Okay. The non-employee shareholders each will receive this amount. The additional payment of these employee shareholders will be forfeited if they leave the employment of XYZ at any time during the 2 years following its acquisition by ABC. Acquisition के बाद 2 साल के अंदर इनको minimum service term present करना पड़ेगा. If the salary received by them is considered reasonable remuneration to their services. How much amount is attributable to post combination service? मतलब वो बोल रहे हैं कि business combination के बाद, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ये जो एक्विजिशन हो रहा है इसके बाद ये 103 में कितना अमाउंट एट्रीब्यूटेबल होगा और कितना अमाउंट एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं वापस से, अपन ने क्या देखा था कि सर्विस टर्म ज्यादा है या टारगेट बेस ज्यादा है वगैरह वगैरह। इस वगैरह नहीं, मतलब इसके बीच इसके अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करना है कि 103 में वो अमाउंट आएगा, पीसी का पार्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? तो सर यहां पे इन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया कि भैया in the instant case additional consideration of this amount to this represent compensation for post combination service as the same represents that part of the payment which is forfeited if the former shareholders does not remain in the employment of XYZ for 2 years following acquisition. That is only this amount is attributable to consideration in exchange for acquired business. मतलब मैं आपको बताऊं तो टोटल ये जो 60 लाख है ना, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि ये कितने को जाएगा, ये कितने लोग, ये उन 2 लोगों को जाएगा जो एम्प्लॉई हैं पोस्ट एक्विजिशन जो काम कर रहे हैं। गॉट इट? इसके अलावा कोई अमाउंट ऐसा नहीं जाएगा। तो ये वाला अमाउंट जो है ओनली 60 lakhs इज एट्रीब्यूटेबल टू कंसिडरेशन। बस इतना ही पूछा था उन्होंने, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं पूछी थी। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ। पहले ये तो देख लो क्वेश्चन में पूछा क्या है। सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा अमाउंट एट्रीब्यूटेबल है, तो ये 60 lakhs वाला अमाउंट एट्रीब्यूटेबल रहेगा। इज दैट क्लियर? हाँ सर। सिमिलर टू इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में आया हुआ था तो वो मैंने यहां पे ले लिया है, अपन इसको देख लेते हैं। हाउ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन पेबल इन रिलेशन टू ए बिजनेस कॉम्बिनेशन शुड बी अकाउंटेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट
इन एज पर दी इंड एस इन द फॉलोइंग केस। केस 1 क्या है, 1 अप्रैल 2016 को ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 100% इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड, और एज पर द टर्म परचेज कंसिडरेशन 2 ट्रंचेस में, मतलब 2 लॉट्स में पे होगा। पहला क्या है, इमीडिएट इशुएंस ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपए पर शेयर। तो ये तो क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट गिवन अप बाय द एक्वायरर, ठीक है। And a further issuance of 2 lakh shares after 1 year if the profit before interest and tax of B Limited for the first year following acquisition exceeds 1 crore। अगर 1 करोड़ से ऊपर उनका ये जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब EBIT, बेसिकली EBIT 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ A Limited ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज 20 per share। ओके, further the management has estimated that on the date of acquisition fair value of the contingent consideration is 25 lakhs during the year ended 31st March 2017 EBIT exceeds 1 crore and as on 31st March the fair value of the shares of A Limited is 25 per share। तो पहले अपन केस नंबर 1 देखते हैं। तो इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, contingent consideration will be satisfied by way of issue of equity instruments। अच्छा, contingent consideration will be classified as equity defined in Ind AS 32। क्यों सर, एक क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है क्या कि आप क्या करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आप क्या दे रहे हो उनको, 2 लाख के शेयर्स दे रहे हो भाई साहब, आफ्टर 1 ईयर आप 2 लाख के शेयर्स दे रहे हो। जब आप 2 लाख रुपए के शेयर्स दे रहे हो तो कैनाई से आप शेयर्स में पेमेंट कर रहे हो, और जब शेयर्स में पेमेंट कर रहे हो तो कैनाई से इट इज एन इक्विटी, यस और नो, हाँ सर, ओके। तो इसीलिए ये लाइन लिखी है अपन ने। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देयर विल बी नो चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट। क्यों, क्योंकि यार ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कहां से हो जाएगा, जब ये इक्विटी है, यस और नो। तो एट द ईयर एंड एज इक्विटी इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज फेयर वैल्यू एट ईयर एंड एज पर Ind AS 32। तो कैलकुलेशन कैसे होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड 10 लाख इंटू 20 पर शेयर। क्यों सर, हमें फेयर वैल्यू से मतलब होता है, कैरिंग अमाउंट से नहीं होता है, और उस दिन कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 20 पर शेयर। कहां गया, हाँ ये रहा, 10 लाख शेयर्स थे और डेट ऑफ एक्विजिशन पर 20 पर शेयर उस एक शेयर की फेयर वैल्यू थी। और जब ये ऐसा था तो आप ये मान के चलो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 200 लाख तो आपने सिर्फ और सिर्फ 200 लाख के क्या दे दिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दिए। साथ ही साथ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन आप आज पे नहीं कर रहे हो, आप पे कब कर रहे हो, आगे जाके। कितने का सर, उस कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू कितनी होगी, ये भी देख लो। तो फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर EBIT इंक्रीज कितना है, 25 पर शेयर। और आप आप कितना पेमेंट कर रहे हो, 2 लाख शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, जिनकी क्या है, एक्विजिशन एक्सीडेड 1 करोड़। ये कंडीशन आपने अगर पढ़ी हो तो प्रॉपर इसको देखोगे तो उन्होंने ये कंडीशन दी थी कि 2 लाख शेयर्स आप दे रहे हो आफ्टर 1 ईयर, EBIT अगर 1 करोड़ से ऊपर होता है, यस और नो, आंसर इज। और कंडीशन देने के बाद ध्यान से देखो, ये लाइन क्या लिखी थी, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इज 25 लाख। और याद करो मैंने आपको क्या बोला था, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन हमेशा फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती है। तो आप भले ही शेयर्स 2 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन उन 2 लाख शेयर्स की फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 25 लाख। तो आप 200 लाख के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हो प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, तो 2 लाख 25 लाख। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, पीसी। अच्छा ओके। तो यहां पर Ind AS 103 क्या बोलता है कि आपका पीसी कितना हो जाएगा, इसमें इंक्लूड क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। अच्छा, केस 2 क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट पैटर्न इन ए एक्सेप्ट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड आफ्टर 1 ईयर इज नॉट फिक्स्ड, रादर A Limited agreed to issue variable number of shares having a fair value equal to 40 lakhs after 1 year if the profit before interest and tax। मतलब उन्होंने क्या बोला, सुनो, इस बार 2 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहे हैं वो आपको, वो क्या बोल रहे हैं, वो वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उन्होंने फिक्स नहीं करे हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं करे, लेकिन क्या बोल दिया, 40 लाख का नंबर ऑफ शेयर्स जो आप वो पे करेंगे, आपको जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स पे करेंगे उनका टोटल कंसिडरेशन कितना होगा, 40 लाख रुपए आफ्टर 1 ईयर। लेकिन वो कभी पे होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी वाली,
EBIT 1 करोड़ से ऊपर है। तो ये कौन सा परचेज कंसिडरेशन के अंदर कौन सा पार्ट हो गया? फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। अच्छा, ए लिमिटेड इशूड शेयर्स विथ वर्थ 40 लाख, ये विथ नहीं है, ये वर्थ है बेटा, 40 lakhs आफ्टर अ ईयर। गॉट इट? यस। तो इसके बाद क्या होगा कैलकुलेशन देख। कुछ नहीं, आ जाते हैं अपन केस 2 की सॉल्यूशन में। बस याद रखना, सिंस यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स नहीं है, और मैंने आपको इंड AS 32 में अगर आपको याद हो तो इक्विटी की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। इक्विटी की डेफिनेशन में क्या था कि ये देखो, आप ये इतनी लाइन लिखनी है, सिंस कंटिंजेंट कंसिडरेशन विल बी सेटिस्फाइड विद वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इक्वल टू 40 lakhs ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, वी कैन से इक्विटी शेयर्स आर यूज्ड एज कंसिडरेशन टू सेटिस्फाई कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। और मैं आपको बता दूं, इंड AS 32 बोलता है कि आप इस लायबिलिटी को इक्विटी तभी बोल सकते हो, आप इक्विटी तभी बोल सकते हो, किसी लायबिलिटी को, किसी ऑब्लिगेशन को आप इक्विटी तभी कंसीडर कर सकते हो जब शुरुआत में ही आपके नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स हो। फिक्स टू फिक्स टेस्ट याद करो, इंड AS 32, अगर फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट कर गया तो ही ये इक्विटी क्लासिफाई होगी, अदरवाइज ये इक्विटी जैसी लग रही है लेकिन इक्विटी नहीं है, इट विल बी लायबिलिटी। और अगर ये लायबिलिटी है तो ये सब्सिक्वेंटली रीमेजर भी होगी, और सब्सिक्वेंटली रीमेजर भी हुई तो किस मेथड से होगी? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। और यही अपन ने लिखा। So since therefore contingent consideration should be treated as liability as per Ind AS 32 and subsequent recognition of 40 lakhs will be depending upon subsequent remeasurement। और ये subsequent remeasurement कितने पे हो रहा है ध्यान से देखना। ये तो इन्होंने यहां पे बोल दिया, बस बाकी सारी कंडीशन बाद में 25 पर शेयर हो गया तो आगे जाके 25 पे हो जाएगा। अब वो 25 पे हो, 30 पे हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, हाँ 25 पे ही तो होगा। 40 लाख इनिशियली रिकॉर्ड हुआ, बाद में 25 पे हो गया ईयर एंड पे, तो आपने इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड करी लायबिलिटी? 40 पे, बाद में कितने पे हो गई? 25 पे। कहना इसे 15 का जो डिफरेंस आया ये कहां जाएगा? फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो एंट्री आप क्या करोगे? PRL टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। और आपके नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितने हो जाएंगे? सर 40 लाख के शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू 25 थी, तो कितने हो जाएंगे? 1,60,000 शेयर्स। दिस विल बी योर फेयर वैल्यू ऑफ दिस विल बी योर नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। आप कैलकुलेशन करोगे पीसी की तो कैसे आएगी? 10 लाख शेयर्स आप दे रहे हो तो 20 रुपए के हिसाब से 200 लाख तो दे ही रहे थे, और यहां अगेन 25 लाख। बस यहां पे ये याद रखना, ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया? लायबिलिटी। लोग बोले पीसी में तो चेंज हुआ ही नहीं, पीसी 225 लाख पिछले केस में भी था, इसमें भी है। लेकिन याद करो दोस्तों, पिछले में सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि पिछले वाले में ये क्या थी? इक्विटी क्लासिफाई हो रही थी, और ये जब इक्विटी क्लासिफाई हुई तो आपको सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट करना ही नहीं था। लेकिन इस वाले केस में ये 15 लाख से फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस से एडजस्ट होगी लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी चेंज हो रही है। गॉट इट? यस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसीडरेशन। इसको अपन खत्म करते हैं, और नोट नंबर 3 पीसी में अपन ये नोट नंबर 3 खत्म करके बाकी जो शेयर बेस्ड पेमेंट वाला जो नोट नंबर 4 है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। ओके चलिए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसीडरेशन। डेफर्ड कंसीडरेशन मतलब आपको देना तो है और अनकंडीशनल है, सर्टेन है और अनकंडीशनल है। कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन नहीं है कि भैया कंडीशनल है किसी चीज पर और अनसर्टेन है। क्योंकि देखो, कॉन्टिंजेंट कंसीडरेशन का मतलब क्या हुआ? किसी इवेंट के होने पर आप उसका भुगतान करोगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? डेफर्ड कंसीडरेशन में आपको पे करना है, आपको मालूम भी है कि आपको इतना पे करना है, कितना पे करना है, ये पेमेंट भी सर्टेन है, और ये पेमेंट अनकंडीशनल है। बस तो इससे रिलेटेड देख लो कि इट विल बी पेड इन द फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इट शुड बी मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट। अच्छा, आपको पे कब करना है? फ्यूचर में। लेकिन आज आप जब डेट ऑफ एक्विजिशन पर इसको रिकॉर्ड करोगे तो फ्यूचर वैल्यू जो आप फ्यूचर में आप पेमेंट करने वाले हो उसको आज किस पर रिकॉर्ड करोगे? प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। तो याद रखना, इट विल बी मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच इज पेबल, एंड इंटरेस्ट शुड बी अनबाउंडेड एवरी ईयर। साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी अनबाउंड करते चलो। अच्छा, ये क्या हो जाएगी? एक तरह से लायबिलिटी हो जाएगी, सिंस ऑब्लिगेशन टू पे कैश कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। यस और नो? आंसर इज यस। आप टेंशन मत लो, ये नोट्स की पीडीएफ है ना, मेरी गूगल ड्राइव में अवेलेबल रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करके आप
चले आना, उस पर पिन रहेगी गूगल ड्राइव लिंक, और आप उस पर वहां पे देख लेना। साथ ही साथ मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पूरा चैप्टर ओपन करके रखा है टिल योर एफआर पेपर, दैट इज 2 मई। आपको कुछ नहीं करना है, जो लिंक मैंने उससे रिलेटेड भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो 109 है इंडियस, वो भी आप देख सकते हो आराम से। 23 to 24 आवर्स का पूरा चैप्टर है, ओके, बहुत आराम से देख सकते हो। अच्छा, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? तो वेंडर टू डेफर्ड कंसिडरेशन, और इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड कंसिडरेशन हर साल बार बार लगातार, और सेटलमेंट डेट पर क्या होगा? डेफर्ड कंसिडरेशन टू कैश बैंक, बस ये रहेगा आपका। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कंपनी ए एक्वायर्स 100% शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी बी फॉर 500 लाख, इट इज रिक्वायर्ड टू पे 200 लाख अपफ्रंट एंड रिमेनिंग 300 लाख आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। 200 लाख तो इमीडिएटली पे कर रहा है, 300 लाख आगे जाके पे करेगा 2 साल के बाद। द रिलेवेंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एन इंस्ट्रूमेंट विद 2 ईयर मैच्योरिटी इज 10% पर एनम। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दी हुई है, डिस्काउंटिंग फैक्टर की रेट दी हुई है। व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन? आज की डेट में फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, आप आज उसको 200 लाख पे कर रहे हो, ये तो चले गई। साथ ही साथ 300 लाख की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लो 2 साल का 10% के हिसाब से, तो ये आ जाएगा आपका 247.93। तो आपका पीसी कितना हो जाएगा? 447.93। साथ ही साथ अमोर्टाइजेशन टेबल लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे ना, वैसे ही अपन टेबल बना लो। ईयर 1 पे ओपनिंग बैलेंस कितना होगा इसका? 247.93, 10% के हिसाब से 24.79, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट तो थी नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 272.72, अगेन 272.72। ये सिंपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। फिर इसमें 10% ऐड कर दो, तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना आ जाएगा? ये वही आ जाएगा जो इसने पे करने का बोला था, 300 लाख। ओके, तो इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी, और इससे आपको इंटरेस्ट हर साल का मिल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट मिल गया, एंट्रीज क्या क्या होगी? तो आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन क्या हो गई? वेंडर अकाउंट डेबिट 447.93, डेबिट टू बैंक 200, टू डेफर्ड कंसिडरेशन 247.93। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में इंटरेस्ट हर साल चार्ज होगा, ईयर 1 पे 24.79 से और ईयर 2 पे 27.27 से। लास्ट में सेटलमेंट जब होगा तो डेफर्ड कंसिडरेशन डेबिट टू बैंक 300 लाख। गॉट इट? ओके, तो हमने अभी तक इस वीडियो में आज कितना पढ़ा? सर, इंड एस 103, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। क्या होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में? एक होता है एक्वायरर और दूसरा होता है एक्वेरी। एक्वेरी कब होगा? जब उसका पूरा बिजनेस एक्वायर कर लिया गया है। अदर देन दैट, अगर ग्रुप ऑफ एसेट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में ग्रुप ऑफ एसेट अगर आप एक्वायर करते थे तो भी अमालगमेशन में आ जाता था, यहां ऐसा नहीं होगा। छोटे मोटे ट्रांजैक्शन यहां पे नहीं आते हैं, यहां पे आएगा सिर्फ और सिर्फ आपका बिजनेस का एक्विजिशन। और यहां पर ज्वाइंट अरेंजमेंट या ज्वाइंट अरेंजमेंट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अपन ने और क्या पढ़ा? सर, इसके अलावा हमने पढ़ा हाउ टू डिटरमाइन हु इज द लीगल एक्वायरर एंड अकाउंटिंग एक्वायरर। अगर लीगल एक्वायरर हुआ तो वो कौन सा केस हो जाएगा? सर, लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम एंटिटी है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? एक्विजिशन मेथड वाला। अगर ये दोनों सेम एंटिटी नहीं है तो ये कौन सा केस हो जाएगा? रिवर्स एक्विजिशन वाला। सर, लीगल एक्वायरर कौन होता है? वो एंटिटी जो पीसी पे कर रही है। और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होता है? जिसके बाद पीसी पे होने के बाद जिसके पास एक्चुअल में कंट्रोल होता है। कंट्रोल का मतलब भी हमने समझ लिया था, कंट्रोल का मतलब 103 में नहीं दिया हुआ था, 110 में दिया हुआ था। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो हमने वहां पे क्या देखा था? 103 और 110 की रिलेशनशिप भी समझी थी। साथ ही साथ फिर हमने देखा कि भाई हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने थे, तो या तो पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लो और वहां पे अपन चेक करो लीगल और अकाउंटिंग एक्वायरर सेम है तो एक्विजिशन मेथड, सेम नहीं है तो रिवर्स एक्विजिशन। अगर कोई डिवीजन या पार्ट देयर ऑफ आपने उसका परचेज किया है, मतलब कोई पर्टिकुलर यूनिट उस ऑर्गेनाइजेशन की परचेज करी है, तो फिर वहां पे आपको यह देखना है कि क्या पीसी कंपनी को जा रहा है या शेयर होल्डर्स को जा रहा है। कंपनी को जाएगा तो इट विल बी सेल ऑफ डिवीजन, और शेयर होल्डर्स को जाएगा तो इट विल बी डीमर्जर। ओके, नाउ अगेन इसके अलावा अपन ने क्या देखा कि एक्विजिशन मेथड फिर अपन ने चालू किया। अच्छा, एक्विजिशन मेथड चालू करने के लिए उससे पहले अपन ने चेक किया था कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर करेगी तो कहना ही से वो कुछ पेमेंट करेगी, उस पेमेंट के बेस किस
जो पेमेंट होगा वो किस बेसिस पे होगा, तो वो होगा नेट असेट्स टेकन ओवर के बेसिस पे। नेट असेट्स किसके बेसिस पे कैलकुलेट होंगे, एक्वायरी कंपनी के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। और कंपेयर करेंगे हम कि नेट असेट टेकन ओवर और पीसी जो दिया गया है उसमें अगर कोई डिफरेंस है, डिफरेंस अगर ज्यादा का है मतलब हमने ज्यादा पे कर दिया तो गुडविल आएगी, हमने अगर कम पे किया तो गेन और बार्गेन परचेस, ठीक है, दैट इज द कैपिटल रिजर्व। ओके, यहां तक हमने समझा। इसके बाद हमने यहां पे क्या किया, हमने फिर एक्विजिशन मेथड चालू करी, उसमें हमने 7 स्टेप समझी थी। स्टेप नंबर 1 क्या था, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, लीगल है कि अकाउंटिंग, लीगल एक्वायरर कौन है और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, उसके बेसिस पे हम मेथड डिसाइड करेंगे। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्विजिशन डेट, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कैलकुलेट करते हैं नेट असेट्स टेकन ओवर बाय द एक्वायरर। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं पीसी, यस और नो। अच्छा, नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय द एक्वायरर में अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, सबसे पहले अपन ने देखा था कि उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑल एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, अलोंग विद दैट एनी डेफर्ड टैक्स एसेट है तो उसको ऐड कर दो, अगर कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है उसको लेस कर दो, यस और नो, नोट नंबर 1। फिर उसके बाद रिक्वायर्ड राइट है, ऐड कर दो, इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट है, ऐड कर दो, लेस करना है क्या, फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, लेस कर दो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज इफ एनी, लेस कर दो कोई पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, और जो बचा वो हो जाएगा नेट एसेट्स एक्वायर्ड। इसके बाद हम आए थे किस पे, पीसी की कैलकुलेशन में। पीसी की कैलकुलेशन में हमने देखा कि कोई फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप बाय द एक्वायरर या फिर फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर, उसमें अगर स्वैप रेशियो नहीं दिया तो स्वैप रेशियो निकाल लो। उसके अलावा साथ ही साथ कोई डेफर्ड कंसिडरेशन है तो वो भी देख लो, ऐड कर दो। सर कोई कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन है उसका भी प्रोविजन बना लो। उसके अलावा और क्या था, कोई कैश कंसिडरेशन है वो भी ले लो। सर कोई शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड है वो भी देख लो। और लास्ट में सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट लेस कर दो प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशन के बीच में, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल पीसी आ जाएगा। यस और नो, आंसर इज यस। ये देखो अपन ने यहीं पे पढ़ा था, ये एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा शेयर बेस्ड पेमेंट। फिर आ जाएगा पीसी फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें से अमाउंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन वो अपन कंसीडर कर लो और सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस कर दो, तो आ जाएगा टोटल अमाउंट पेबल टू द वेंडर। बस, तो अपन ने ना परचेज कंसिडरेशन के अंदर हमने ना नोट नंबर 3 तक पढ़ लिया है इस रिवीजन वीडियो में। अगले वीडियो में अपन शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड कैसे होगा, नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5, और उसके अलावा पीसी के क्वेश्चंस, एक्विजिशन मेथड और बाकी की रिमेनिंग अकाउंटिंग भी समझ लेंगे। आई होप द रिवीजन वीडियो विल बी हेल्पफुल। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8871296220 पर। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आप स्टडीज करते रहिए। आपको मैं इतना कह सकता हूं कि इसको पूरा कर लेना, ये इस अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है 103 आएगा ही आएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।